जी। आज हम बात करने वाले हैं एक माननीय अध्यक्ष महोदय आज 9:30 पर जुड़ पाएंगे दोबारा। शायद वो किसी कार्य में भी व्यस्त हैं। चलिए जी, आज हम बात करने वाले हैं एक नए आयाम के बारे में, क्योंकि हमारे साथ संस्थाओं को बहुत कुछ पता पता है शायद, पर उनको ये लगता है कि हमारे पास डोनर का डाटा नहीं है। अगर हमारे पास डोनर का डाटा होगा तो हम शायद कुछ और बेहतरीन कर सकते हैं। ऐसा उनकी अपनी सोच है। मैं किसी भी व्यक्ति की निजी सोच को सभी के लिए पर्याय नहीं बताता हूँ, क्योंकि आपको हर बार इंटीमेट किया गया है कि बिना तैयारी के युद्ध में उतरना भी खतरनाक होता है। कोशिश कीजिएगा, जब तक आप अपने कार्यों में निपुण नहीं हैं, जब तक आपका प्रोफाइल जो है शानदार नहीं है, जब तक आपका वर्किंग प्रोफाइल जो है आप प्योरली एक्टिव नहीं है, तब तक अगर आप किसी भी वे में किसी भी तरीके से आप डोनर के कांटेक्ट में जाते हैं, अगर आपने कोई भी ऐसा गलत कदम उठाया तो ऐसे में आपको डोनर जो है ब्लैकलिस्ट कर सकता है। चलिए खैर कोई बात नहीं। कुछ संस्थाओं को लगता है कि नहीं, ये सिर्फ डर है, और अगर हमारे पास डोनर डाटा होता तो शायद हम बहुत कुछ कर सकते। तो आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक सिखाने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आप विद इन 15 मिनट्स, 15 मिनट के अंदर मोर देन 50, अगर मैं कहूं मोर देन 50 यानी कि 50 से अधिक संस्थाओं का डाटा आप जो है फंडिंग एजेंसीज का डाटा अपने आप कलेक्ट कर सकते हैं। हर कोई कर सकता है। अगर 15 मिनट के अंदर हम 50 एजेंसियों का डाटा क्लिक कर सकते हैं, तो समझ के चलिए कि अगर हम और भी कुछ करने लगे, यानी कि जो पैटर्न आज आपको बताया जाएगा उस पैटर्न को अगर आप फॉलो अप करने लगे, तो शायद आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे डोनर्स का आप डाटा क्लिक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले एक तैयारी जरूरी होती है। वो तैयारी क्या रहेगी, मैं एक बार आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन पर कुछ जानकारी शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले आपको करना क्या है, स्क्रीन मेरी सभी के साथ शेयर हो रही होगी, आई थिंक सो। मुझे कंफर्म जरूर कर दीजिएगा प्लीज। क्या मेरी शीट सभी के साथ शेयर हो रही है स्क्रीन? मैंने, मुझे लगता है पार्टिसिपेंट्स में से अवध फोक एंड आर्ट ग्रुप, एक बार आप हैंड रेज कीजिएगा सर, कहाँ पर अवेलेबल हैं? चाणक्य एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, अपने आप को सर आप बीच में जो है अनम्यूट कर सकेंगे? मैंने आपको को होस्ट पावर दे दी है, जिससे कि मुझे कंफर्म होता रहे कहीं वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चाणक्य एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी और अवध फोक एंड आर्ट ग्रुप। यस सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे इंटीमेट कर दीजिएगा जी जब सर। लगे कि वॉइस वगैरह में अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे इंटीमेट कर दीजिए। चलिए। वॉइस क्लियर है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। हम बात करने वाले हैं आज डाटा एक्सट्रैक्शन के बारे में। स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है? यस सर। जी। स्क्रीन पर हमें सबसे पहले जो आज आपको बताया गया, मैंने आपसे कहा था कि जो भी चीजें आपको सिखाई जा रही हैं वो सभी चीजें एक दूसरे के साथ पैरेलल चलेंगी। पैरेलल मीन टू से, आज आपको रिसेंटली जो है, आज पहली बार आपको इंट्रोड्यूस किया गया एक्सेल सीट के बारे में। एम आई राइट? एक्सेल सीट जो भी आपको कंप्यूटर क्लासेस में सिखाया जा रहा है वो सब कुछ यूं का यूं पैरेलल चलेगा। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, इसीलिए किसी भी चीज को आप इग्नोर ना करें। यहां पर आपको सबसे पहले एक एक्सेल सीट बना लेनी है, और उस एक्सेल सीट को आपको जो है सेव कर लेना है। फंडिंग एजेंसी नेम, मैं यहां पर पहले इसको सेव कर लेता हूं। डेस्कटॉप पर मैंने यहां पर इसको नाम दे दिया फंडिंग एजेंसी
डाटा, जो लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, अपने पीसी पर ऑनलाइन है, वो लगातार ट्राई कर सकते हैं। हमारे पास जब स्क्रीन आती है तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर एक कर्सर होता है, इसमें आपको फंडिंग एजेंसी नेम लिखना है और यहाँ पर आप डबल क्लिक कर दीजिएगा, ये ऑटोमेटिकली इस लेंथ के साथ बढ़ जाएगा आगे, या फिर इसको आप वैसे खींच के बढ़ा सकते हैं। चलिए मैं इसको वैसे खींच के बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पर हमें फंडिंग एजेंसी का नाम डालना है। उसके बाद हमें क्या क्या चाहिए, देखिए अगर हमें फिजिकल एप्लीकेशन भेजनी है तो हमें उनका सबसे पहले चाहिए वेबसाइट, फिर चाहिए उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसके बाद हमें चाहिए उनका मेल आईडी, अगर हमें डायरेक्टली उनको डाक भेजनी है तो हमें उनके एड्रेस की भी आवश्यकता पड़ सकती है। यहाँ पर एड्रेस हम कर लेते हैं, और बीच में शायद मुझे एक छोटी सी चीज छूट गई है, मैं यहाँ पर उसको भी कर लेता हूँ एडजस्ट। यहाँ पर मुझे चाहिए रेफरेंसी, किसके रेफरेंस से मुझे ये डाटा मिलेगा, उस रेफरेंस का नाम भी लिखना जरूरी है। क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है, वो सारी चीज मैं आपको अभी सिखाऊंगा। एड्रेस के बाद हमने यहाँ पर देखिए क्या क्या कॉलम्स ले लिए हमने, यहाँ पर एजेंसी का नाम ले लिया है, रेफरेंस कहाँ से मिला हमें वो रेफरेंस हमने रख लिया है, उसकी वेबसाइट डिटेल्स, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हम उसका कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, मेल आईडी में उसका मेल आईडी डालेंगे। चलिए जी, यहाँ पर एड्रेस में हम उसका एड्रेस डाल देंगे। देन आफ्टर बात करते हैं हमारे एक और इनिशिएटिव की, कि भाई हमें ये सारी चीज पता लग गई, रेफरेंस पता लग गया, वेबसाइट पता लगी, कॉन्टैक्ट डिटेल पता लग गया, मेल आईडी पता लगी, एड्रेस पता लग गया। अब क्या करना है, उनको उनको संपर्क कैसे करेंगे, तो उस संपर्क के लिए आपको यहाँ पर क्रिएट कर देनी है टू डू लिस्ट, यानी कि करना क्या है। टू डू लिस्ट का मतलब है करना क्या है। और यहां पर आप चाहें तो एक रिमार्क लिख के आप एक और कॉलम बना सकते हैं। मैंने अपने कॉलम्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं, सभी कॉलम्स को मैंने बोल्ड कर दिया है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। चलिए जी, अब बात करते हैं, हमने सोच तो लिया है कि फंडिंग एजेंसी का हमें डाटा निकालना है, निकालना कैसे है। सबसे पहले आप, मैं आपको गूगल पर लेके चलता हूं अपने साथ। हमें यहाँ पर देखिए, याद रखिएगा, अब हमें डोनर का डाटा कैसे कैसे निकालना है। अब ऑब्वियस सी बात है कि हर एक डोनर का डाटा, काफी सारी एजेंसी कहती है कि सर हमारे साथ ना आप डायरेक्टली शेयर कर दीजिए, क्या, डोनर डाटा की लिस्ट। भाई डोनर डाटा की फॉर्च्यून 500 एजेंसीज हैं, सीएसआर कंपनीज हैं, मैं अभी उनका डाटा आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि भाई आप जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को संबंधित एजेंसी फाइनेंस करती है कि नहीं करती है ना। सभी डाटाज, सभी जो डोनर्स हैं वो हर एक को तो फाइनेंस नहीं करेंगे ना, कैसे पता लगेगा। सबसे बड़ी कमी होती है, काफी बार अभी मैं रिसेंटली की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक कॉल आया था, शायद वो महाराष्ट्र से हैं, एजेंसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी एजेंसी का नाम ओवर हो, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, महाराष्ट्र की एक संस्था है जिन्होंने महासंघ के साथ सदस्यता भी ली, उसके बाद जो है वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन किया। वर्कशॉप में भले ही वो ना पहुंच पाए हो, मुझे याद नहीं है पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने जो है एक बड़ी प्यारी सी चीज कही कि सर हमारे साथ ना वो लिस्ट शेयर कर दीजिए। मैंने हालांकि आपको बताया था कि कारण मैं कुछ भी डाल देता हूँ कि भाई अभी ये कारण है, वो कारण है, हम ऐसा सोच रहे हैं, वैसा सोच रहे हैं, इसलिए मैं आपके साथ डाटा शेयर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हर एक चीज के पीछे ना एक मार्केटिंग, हमारी एक स्ट्रेटेजी होती है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, उसके पीछे के कुछ विशेष कारण भी होते हैं। अब मैं आपके साथ डाटा शेयर कर दूंगा। डाटा शेयर का एक सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, मैं आपको बड़ी प्यारी चीज बताता हूँ। ये जो डाटा होता है ये बड़ी मेहनत से तैयार होता है। अभी जब मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको खुद पता लगेगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसके पीछे हमें। तो सबसे पहली बात तो ये डाटा बड़ी मेहनत से तैयार होता है। दूसरा, हर एक डाटा हर एक व्यक्ति के लिए कॉम्पेटिबल नहीं होता है। हर एक डाटा हर एक व्यक्ति के लिए कॉम्पेटिबल नहीं होता है। क्यों?
मान लीजिए किसी एजेंसी की अगर हम बात करते हैं, कोई एजेंसी अगर आपके साथ वर्क कर रही है, किसी एजेंसी को आपने देखा भाई ये एजेंसी फाइनेंस देती है, अब आप तो उठ के चले गए कहा उस एजेंसी के पास, ठीक है, चाहे वो मेल के माध्यम से, चाहे फिजिकली, या आपने डाक से डाटा, मतलब जो है आपने अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल या कुछ भी आपने उनको शेयर कर दिया, भेज दिया आपने उनके पास। लेकिन यकीन मानिए कि आप बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, क्योंकि आप अपने यहाँ पर जो है सर्च नहीं करते हैं कि मैं क्या काम कर रहा हूं, सामने वाली संबंधित एजेंसी जो है वो उस काम को फाइनेंस भी करती है या नहीं करती है, सामने वाली एजेंसी उस प्रोजेक्ट पे वर्क कर भी रही है या नहीं कर रही है, सामने वाली एजेंसी ऐसे किसी सोशल इनिशिएटिव को सपोर्ट भी करती है या नहीं करती है। ये होती है सबसे बड़ी कमी। दूसरा, अगर आपने डाटा भेज भी दिया, अगर आप गलत डाटा भेजते हैं, अपने दिल पर हाथ रख के यकीन करके बताइएगा, आपके पास बहुत सारे मेल आते होंगे, उन मेल में से आप कितने मेल पढ़ते हैं? जो डाटा हमारे नाम से हमें मिला हुआ है, शायद हम उस डाटा को पढ़ते होंगे, बाकी के डाटा को हम छोड़ देते। सबसे बड़ी कमी, अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको कॉल करके रह जाए, जैसे कि कुछ फंडिंग एजेंसियां होती हैं, कुछ कंसल्टेंट होते हैं, फेक कंसल्टेंट होते हैं, सर 10,000 रुपए दे दीजिए, हम आपका फला प्रोजेक्ट जो है लगवा देते हैं, अभी प्रोजेक्ट निकला हुआ है। अब आप जुड़े हैं एनजीओ गुरु की टीम से, आप जुड़े हैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से, आपको पता है कि यार हमें पैसा खर्च करना नहीं है। अब वो एक बार करेगा, दो बार कॉल करेगा, तीन बार करेगा, चौथी बार आप उसको उठाकर ब्लॉक कर देंगे। यकीन मानिए यही सेम प्रोसेस ये फंडिंग एजेंसी भी आपके साथ अप्लाई करती है आपके ऊपर। अगर आप इनको स्पैम मेल्स करेंगे, यानी कि बार बार आप इनको मेल करते हैं, अगर इनका रिस्पॉन्स नहीं आता, आप इनको फिर भी मेल करके रह जाएंगे, तो ऐसे में संबंधित एजेंसी आपको जो है ब्लैकलिस्ट कर देती है। तो ऐसा कोई भी काम ना करें जहां पर आपकी जो है एजेंसी ब्लैकलिस्ट हो जाए, सबसे पहली चीज। अब कौन सी एजेंसी हमारे काम की है, उसका डाटा हम कैसे निकालें? चलिए, मैं अब आपके साथ एक बेहतरीन तरीका शेयर कर देता हूं। शायद ये तरीका आज तक ना किसी ने शेयर किया होगा, और मैं गारंटी लेता हूं कि निकट भविष्य में भी कोई भी मेंटर, कोई भी ट्यूटर, कोई भी यूट्यूबर, राष्ट्रीय एनजीओ से संबंधित इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला किसी भी प्रकार का कोई भी कंसल्टेंट ये महत्वपूर्ण टॉपिक आपके साथ शेयर नहीं करेगा, क्योंकि इसके माध्यम से वो लोग डाटा क्रिएट करते हैं और उस डाटा की एक वैल्यू होती है। आज अगर मैं बात करूं कि आपको 500 फॉर्च्यून 500 एजेंसीज का अगर डाटा चाहिए, तो यकीन मानिए फॉर्च्यून 500 एजेंसीज का डाटा आज के समय में 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, लोग मनचाही कीमत मांगते हैं, मनचाही कीमत मांगते हैं। और डोनर्स को जो सॉरी एजेंसीज हैं उनको देनी पड़ती है, क्योंकि उनको डोनर का डाटा चाहिए होता है। हालांकि बहुत से एनजीओज हैं जो शायद इस बात से ताल्लुक नहीं रखेंगे, इस बात से वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन यकीन मानिए जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, मैं ऑलरेडी अपने डाटा को जो है सेल आउट पे लगा चुका हूं काफी बार, और यकीन मानिए जितने भी लोगों ने मुझसे परचेज किया उस डाटा को, वो सभी के सभी कंसल्टेंट थे। तो ये वास्तविकता है कि कंसल्टेंट जो होते हैं उनके लिए डाटा बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और वो इस डाटा को परचेज करते हैं, इसके लिए बेहतरीन कीमत पे करते हैं। और यकीन मानिए कहीं ना कहीं अगर आप इस डाटा को जो है परचेज करना चाहेंगे, तो आपको भी उतनी ही वैल्यूज पे करनी पड़ेंगी जो अदर्स लोग पे करते हैं। अब हर जगह अगर पैसे से काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम शायद उतना बेहतरीन रूप से उभर नहीं पाएंगे, और कोई भी कंसल्टेंट अपना मेन डाटा कभी किसी को शेयर नहीं करता है। आपके साथ कंपनी का नाम शेयर कर देगा तो एड्रेस छिपा लेगा, एड्रेस शेयर कर देगा तो मेल आईडी छिपा लेगा, मेल आईडी एड्रेस शेयर कर देगा तो कॉन्टैक्ट नंबर को छिपा लेगा। तो ऐसी स्थिति में कैसे हम जो है फंडिंग एजेंसी का डाटा खुद कलेक्ट कर सकते हैं, आज वो मैं ट्रिक आपको सिखा रहा हूं। उम्मीद करता हूं ध्यान से आप लोग इस चीज को जरूर सीखेंगे, और जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएं वो इंस्ट्रक्शंस जरूर फॉलो कर लीजिएगा। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन, यहां पर आप देखिए कि आप किस क्षेत्र में वर्क कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, आप किस फील्ड में वर्क कर रहे हैं। मान लीजिए मैं वर्क कर रहा हूं सैनिटेशन में। चलिए जी, मैं यहां पर सबसे पहले गूगल पर सर्च करूंगा सैनिटेशन वर्क, सॉरी, एनजीओज वर्किंग इन, चलिए एजुकेशन सेक्टर का आ गया हमारे पास, मैं एजुकेशन सेक्टर को ले लेता हूं। चलिए जी, हमने
पहले ये तय किया कि एजुकेशन सेक्टर में मान लीजिए वर्क कर रहा हूँ, तो एजुकेशन सेक्टर में कौन कौन सी एनजीओज वर्क कर रही हैं। यहाँ पर मेरे पास देखिए आया डाटा, जयपुर रब फाउंडेशन है ना, हमारे पास OSAAT.org है ना, गिव इंडिया, givedo.org, ये तो फंड रेजिंग टूल्स के हैं, केसी महिंद्रा एजुकेशन ट्रस्ट। चलिए जी, काफी सारे 26 एनजीओज इनेबलिंग इंडियन एजुकेशन। ठीक है जी, इंडियन एजुकेशन के अंदर जो है 26 एजेंसी का डाटा है हमारे पास। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं फटाफट। कोई भी डाटा, वट कोई भी डाटा हो, हमें सिर्फ सर्च करना है कि कौन कौन सी एजेंसी जो है इसमें जो है वर्क कर रही है। जैसे हमें यहाँ पर एक नाम मिलता है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं एक न्यू टूल लेता हूँ और यहाँ पर इसको जो है पेस्ट कर देता हूँ, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन को। अब प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन का डाटा मेरे पास जो है आ गया है यहाँ पर। अब मेरी संस्था एजुकेशन में वर्क कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इनको जो जो लोग स्पॉन्सर कर रहे होंगे वो सभी स्पॉन्सर्स मेरे काम के हैं, टू बी फ्रैंक एंड टू बी प्रैक्टिकल। चलिए जी, अब इनको स्पॉन्सर कौन कौन कर रहा है उसके बारे में जो है एक बार सर्च करने का प्रयास करते हैं। मिलियन यूथ्स, चलिए जी यहाँ पर विजिट टू बिहार, इसकी साइट को हम सर्च करते हैं पहले। हालांकि हम यहाँ से चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, देखिए गेट इन्वॉल्व में पार्टनरशिप विद अस, हम यहाँ से इनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। मैंने बताया था कि जब आप प्रोजेक्ट डायरेक्टली ना ले पाए तो किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाइए, गेट इन्वॉल्व का एक ऑप्शन होता है, तो वहां से आप जो है इनके साथ जो है पार्टनरशिप में आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें चाहिए फिलहाल डाटा। देखिए इसके आप इससे आपके 3 फायदे हुए। सबसे पहले कि और लोग क्या क्या कर रहे हैं ये देखने को और जानने को मिला, कौन कहां पर क्या कर रहा है, पहली चीज नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरी चीज हमें पता लगी ये कौन कौन से प्रोग्राम कर रहे हैं, है ना। तीसरी चीज पता लगी कि हम इनके साथ पार्टनर्स कैसे बन सकते हैं, इनके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, है ना, कहां पर क्या क्या चीज अवेलेबल है, ये तीसरी चीज सीखने को मिली। चौथी चीज हमें सीखने को मिली इनके पार्टनर्स, जो मेन डाटा हमें चाहिए कि इनके साथ कौन कौन है जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए पार्टनर्स के अंदर, डोनर्स के अंदर हमारे पास एक डाटा मिलता है हमें, जिसके अंदर लगभग लगभग ये सारे नाम है। मैं एक बार फटाफट काउंट कर लेता हूं। यहां पर मेरे पास नाम आ गया है आईटीसी, वेस्टर्न डिजिटल, यूबीएस, सुलजर, सूर्यमंगल फैमिली ट्रस्ट। ये सभी नामों को जिस जिसको मैं बेहतरीन तरीके से पढ़ पा रहा हूं, जिनको मैं बेहतरीन तरीके से समझ पा रहा हूं, मैं उसको अब फटाफट क्या करेंगे, हम वापस आएंगे अपनी लिस्ट पर और यहां पर हम लिख देंगे आईटीसी लिमिटेड। सबसे पहला नाम हमें यहां से मिल गया। सेकंड पर चलते हैं, चलिए जी, वेस्टर्न डिजिटल। अगर मैं चाहूं तो वेस्टर्न डिजिटल, हालांकि इन्होंने वेस्टर्न डिजिटल के बारे में कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं दी है। चलिए बैक चलते हैं वापस। मैं इसको कोशिश करूंगा कि मैं इसको जो न्यू टैब है उसमें सर्च करना चाहूंगा एक बार इसको, क्योंकि इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कैसे हमें डाटा निकालना होता है। चलिए जी, वेस्टर्न डिजिटल निकल गया सर। यहाँ पर हमारे पास वेस्टर्न डिजिटल को मैंने सर्च किया, हमारे पास सबसे ऊपर जो वेबसाइट आई ये है वेस्टर्न डिजिटल के बारे में। अब वेस्टर्न डिजिटल के बारे में मुझे सारी जानकारी चाहिए थी, मेरे पास इनका कस्टमर सर्विस नंबर है, ठीक है जी। यहां से नहीं तो कंपनी डिटेल्स पर जाकर मैं इनकी सारी कंपनी डिटेल्स उठा सकता हूं। यहां पर मैं कुछ चीज आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने बताया ना आपको बहुत मेहनत लगती है जब ये डाटा आप उठाते हैं, तो बड़ी मेहनत लगती है। गेट प्रोडक्ट सपोर्ट वारंटी, चलिए कॉन्टेक्ट सपोर्ट, सबमिट ए केस, कंपनी, कंपनी के बारे में हम जानते हैं यहाँ पर, कैरियर्स ओवरव्यू, आवर लोकेशंस, चलिए जी, न्यूज रूम, प्रेस रिलीज, मीडिया किट, इवेंट्स। यहाँ पर हम देख लेते हैं आवर लोकेशंस के अंदर। यहाँ पर हमें मिल जाएगा कि हमारे पास एशिया के अंदर यानी कि इंडिया के अंदर इनका ऑफिस कहाँ पर है, बेंगलोर में है, न्यू दिल्ली में है। हमारे पास ये ऑफिस के एड्रेस आ चुके हैं। यहाँ पर मैं इनसे जो है संपर्क कर सकता हूँ, ये सारे ऑफिस एड्रेस मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लिया मैंने। चलिए, मुझे अगर मैं दिल्ली के अंदर बेस्ड हूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से दिल्ली वाला डाटा कॉपी करना है और वापस जाना है कहाँ, अपनी शीट पर। और यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स में सॉरी एड्रेस हमारे पास कॉलम है, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। चलिए जी, हमारे पास अब एड्रेस पेस्ट हो चुका है। अब मुझे रेफरेंस, रेफरेंस मुझे कैसे लेना है,
जब मैं साइट पर गया था तो मेरे पास मुझे ये रेफरेंस मिला था कहाँ से, प्रथम प्रथम एजुकेशन सोसाइटी से ना, pratham.org। चलिए जी, मैं यहाँ पर क्या कर, फाउंडेशन। सॉरी, pratham.org से मुझे डाटा मिला था। अब इनकी वेबसाइट आईटीसी लिमिटेड, सॉरी, मैं यहाँ पर आईटीसी को करना था, चलिए जी, कोई नहीं, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। मैं एक बार आईटीसी को भी सर्च कर देता हूँ फटाफट, आईटीसी सीएसआर, चलिए जी, कॉर्पोरेट सोशल लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आईटीडी सीएसआर के लिए हम जो है सर्च कर लेते हैं। आईटीसी को सर्च किया हमने, आईटीसी के पास हमें यहाँ पर जो है डाटा सारा मिल जाएगा। इस डाटा को हमें मिशन सुनहरा कल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनकी चलती रहती हैं। अब इसको, इसमें से हमें जो है डाटा उठा लेना है। itcportal.com, ये हमारे पास इनकी वेबसाइट आ गई। चलिए जी, सीट पर चलते हैं अपने, इसको वेबसाइट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आईटीसी लिमिटेड का है तो मैं यहाँ पर आईटीसी लिमिटेड का ही जो है एड्रेस भी डाल देता हूँ। इनके एड्रेस की अगर मैं बात करता हूँ, इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, कहाँ पर क्या क्या सोशल इनिशिएटिव चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें मुझे जानकारी मिली यहाँ पर सीखने को। चलिए जी, यहाँ पर इनकी वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है। ये बोर्ड मेंबर्स की डिटेल है, चलिए जी, यहाँ पर हमें कुछ डाटा और भी कलेक्ट कर लेना है। ये हमारे पास इनका एड्रेस आ गया है। देखिए, जब आप साइट को सर्च करते हैं बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। यहाँ से हमारे पास एड्रेस आ गया है इनका, कॉपी कर लिया मैंने इसको, एक्सेल सीट में गए, हमने यहाँ पर पहले इसको पेस्ट कर दिया आईटीसी लिमिटेड को, और ये हमारा अलग एड्रेस था, इसको मैं एक बार पहले डिलीट कर लेता हूँ, बाद में इसकी ओर बढ़ेंगे हम। चलिए जी, एड्रेस भी हमारे पास आ गया है। अब हमें मेल आईडी चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और मेल आईडी चाहिए हमें इनकी। वापस चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है। यहाँ पर हमारे पास देखिए कॉन्टैक्ट अस, ये हमारे पास इनकी साइट में, ये हमारे पास इनका जो है एड्रेस आ गया। हमारे पास जो है यहाँ पर फ़ोन नंबर आ गए, वर्किंग फ़ोन नंबर, जिसके माध्यम से हम टैली कर सकते हैं कि कहाँ पर सीएसआर हेड बैठते हैं, उनका नाम, उनका नंबर, है ना, उनके बारे में जानकारी जो भी हमें चाहिए वो हम जानकारी उठा सकते हैं। नहीं तो सस्टेनेबिलिटी है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ सस्टेनेबिलिटी, तो यहाँ पर सीएसआर पॉलिसी के अंदर भी सारी चीज़ें दी हुई होती हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। यहाँ से आपको सारा डाटा जो है उठा लेना है इनका। चलिए जी, यहाँ पर हमें जो है मेल आईडी दी हुई है contactus@itc.in, तो हम यहाँ से मेल आईडी को कॉपी कर लेंगे, नंबर को कॉपी कर लेंगे, ये सारी जानकारी जो है हम यहाँ पर अपनी शीट के अंदर फिल करते जाएंगे। अगर मैं अब एक एजेंसी की बात करता हूँ तो यहाँ से हमें कितना डाटा मिला, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ आईटीसी को। चलिए जी, हमारे पास वेस्टर्न डिजिटल डिस्टरबेंस के लिए यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए, हमारे पास डाटा 3, 3/6, 3/9, 3/12, 15, 18, 21, 23, सॉरी 21, 3, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 और 3, 45। 45 के अलावा रिसर्च कोलैबोरेटर, हालांकि रिसर्च से अगर मेरा वर्क होगा तो मैं इसको देखूंगा, अदरवाइज मेरे पास 45 से 48 डाटा हमने सिर्फ एक से ले लिया। अब हम बात करते हैं दूसरी एजेंसीज के बारे में। चलिए, मैं एक बार आपके साथ कुछ और चीज़ें शेयर करना चाहूँगा यहाँ पर। आज हमने एक लिस्ट हमारे पास आई थी, मैं उस लिस्ट को शेयर करना चाहूँगा आपके पास। हमारे पास टॉप 100 एजेंसीज की लिस्ट मुझे रिसेंटली प्राप्त हुई,
जो कि एक जनरल सर्वे था फंड रेजिंग का, जो कि क्राउड फंडिंग मैनेजमेंट मीडियम जो था उसके माध्यम से क्राउड फंडिंग जिन संस्थाओं ने बहुत अच्छी की 19-20, 19 से लेकर 22, यानी कि इस तिमाही के 3 सालों में जिन संस्थाओं ने अच्छी फंड रेजिंग की, उसके बिहाफ पर एक फॉर्च्यून सॉरी टॉप 100 एजेंसीज, टॉप 100 जो हमारी एनजीओ हैं, उनका डाटा तैयार किया गया था। मैं इस डाटा को सर्च कर रहा था, मैंने जैसे कि पहला नाम यहाँ पर है द आकांक्षा फाउंडेशन। चलिए जी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर सर्च किया आकांक्षा फाउंडेशन के बारे में। देखिए यहाँ पर आकांक्षा फाउंडेशन है। अगर मैं इनके डोनर लिस्ट की बात करता हूँ, ये देखिए मुझे यहाँ पर डोनर्स के अंदर बजाज फिनसर्व, बैंक ऑफ अमेरिका, एक्सेल है ना, ओरेकल, नाइस, ये एच टी पारेख फाउंडेशन, एचडीएफसी का है ये अपने आप, है ना, थर्मेक्स फाउंडेशन, ये सारा डाटा मुझे यहाँ से मिला, यानी कि 4, 4, 8, 4, 12, 12 एजेंसियों का नाम मुझे यहाँ से मिला। अब बात करते हैं नेक्स्ट की ओर। चलिए जी, यहाँ पर है चाइल्ड लाइन, पैरागॉन चैरिटेबल ट्रस्ट। देखते हैं हमें कहाँ कहाँ से क्या क्या डाटा मिला। मैं यहाँ पर जो है पैरागॉन जब सर्च किया मैंने, तो वहाँ पर मुझे मुक्तांगना एजुकेशन के नाम से मेरे पास एक वेबसाइट खुल के आई, जिसके अंदर मुझे पार्टनर्स के अंदर ये सारा डाटा मिला। गोवर्धन इको विलेज, है ना, द लाइट हाउस प्रोजेक्ट, एनसीपीए, है ना, बीकेटी, ग्राउंड टुगेदर, ठीक है, पैरागॉन प्रॉपर्टी इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, सहचरी फाउंडेशन, ठीक है, गिव इंडिया, DSRA, ठीक है जी, पैरागॉन, ये काफी सारे नाम अभी चलते जा रहे हैं, जैसे इको इंडिया। तो ये काफी सारी चीजें मुझे यहाँ से जानने को मिली कि काफी सारा डोनर का डाटा हम यहाँ से जो है कलेक्ट कर सकते हैं। सर्च कैसे करना है, तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब मैं एक और एजेंसी की बात करता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास है क्राई चिल्ड्रन राइट, चिल्ड्रन 10वें नंबर पे क्राई चाइल्ड राइट एंड यूथ्स। मैं इसकी वेबसाइट पर गया। यहाँ पर देखिए चाइल्ड राइट्स एंड यूथ में हमें क्या करना है, कॉर्पोरेट पार्टनरशिप, है ना, अबाउट क्राई, वाई चिल्ड्रन। यहाँ पर हम गए, हमें काफी सी सर्च करने की हमें जरूरत पड़ी। तो देखा हमने यहाँ पर कि इनके कैंपेनिंग चलते हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चल रहा है। बहुत कुछ नया जानने को मिला, नया सीखने को मिला, और काफी सारी चीजें हैं। कई बार ऐसा नहीं होता कि हर हर वेबसाइट में आपको ये नहीं मिलेगा। काफी लोग इन चीजों को मेंशन करवाते हैं, काफी लोग इन चीजों को मेंशन नहीं भी करवाते हैं। तो ये चीज का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भाई आप संबंधित एजेंसी ने उस डाटा को मेंटेन किया कि नहीं किया। जैसे यहाँ पर मुझे डाटा मिला, देखिए हीरो का नाम मिला मुझे, हीरो मोटरकॉप इनको फाइनेंस कर रही है, यानी कि प्रोजेक्ट इनके डील कर रही है। एचडीएफसी बैंक डील कर रहा है। यहाँ पर मार्क्स एंड स्पेंसर्स, ठीक है जी, ये इनको डील कर रही है। यहाँ पर मुझे पता लगा पीएनबी मेटलाइफ इनको पार्टनरशिप में इनके साथ काम कर रही है। बजाज फाइनेंस इनके साथ पार्टनरशिप में काम कर रही है। ओरेकल इनके साथ काम कर रही है, ठीक है जी। भारती, जो भारती इंटरप्राइजेज है, भारतीय एयरटेल वालों की, वो इनके साथ वर्क कर रही है, ठीक है जी। इसके अलावा बजाज फिनसर्व हम देख रहे हैं यहाँ पर। चलिए जी, माइक्रोसॉफ्ट इनके साथ वर्क कर रही है। आईएचएस मार्केट, है ना, ये इनके साथ वर्क कर रही है। हमें करना है क्या, बस इनको, इनका नाम उठाना है और इनको सर्च कर लेना है। हम सही जगह हैं या गलत जगह, थोड़ा सा हमें यहाँ से आइडिया मिल जाता है जब हम इनका लोगो चेक कर चुके होते हैं। देखिए यहाँ पर आईएचएस मार्केट का लोगो ऐसा है। अब मैं यहाँ पर जब इसके बारे में सर्च करूंगा, तो मैं सही जगह पहुंचा हूं या नहीं पहुंचा हूं, यहां से मुझे पता लग जाएगा। देखिए आईएचएस मार्केट, सेम लोगो आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अब ये एसएनपी ग्लोबल के नाम से आईएचएस मार्केट दिख रहा है, बिल्कुल सही है। मुझे यहाँ पर जो है लंदन हेडक्वार्टर है इनका। चलिए जी, आईएचएस मार्केट इंडिया, एसएनपी ग्लोबल के नाम से यहाँ पर हमारे पास इनका पूरा डाटा आ जाएगा। ये एसएनपी ग्लोबल नाम से कुछ भी जो है अपना इनिशिएटिव चलाते होंगे, ठीक है जी। यहाँ से मुझे इनका डाटा जो है कलेक्ट कर लेना है। देखिए आईएचएस मार्केट के नाम से यहाँ पर है, कॉन्टैक्ट अस में इनके ऑप्शन मिल जाएंगे मुझे सारे, ठीक है जी, कॉर्पोरेट से रिलेटेड। और यहाँ पर जो भी डाटा मुझे यहाँ पर कलेक्ट होता है, एक्सेप्ट, चलिए जी, यहाँ पर मुझे जो है देखिए मार्केट के लिए इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, कम्युनिटी, मोबिलिटी, है ना, सभी के लिए मुझे यहाँ पर जो है डाटा दिया हुआ है, ठीक है जी। ईमेल्स दिए हुए हैं और चैट नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है। मैं यहाँ से डायरेक्टली चैट करके भी इनसे जो है इनका डाटा कलेक्ट कर सकता हूँ, इनसे मैं डाटा जो है मांग सकता हूँ। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और जब हम
इन सब चीजों को सर्च करते हैं। देखिए कहीं ना कहीं आपको वेबसाइट पे जाना पड़ा, इस डाटा को आप जो है एक्सेल शीट में तैयार करेंगे। उसके बाद इसके बारे में हम टू डू लिस्ट बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। टू डू लिस्ट के अंदर क्या है, अभी हमने इसको मान लीजिए पूरी तरीके से सर्च नहीं किया है ना, तो यहाँ पर क्या हमें डाटा एक्सट्रैक्शन, पहली हमारी जो टू डू लिस्ट बनेगी क्या, डाटा एक्सट्रैक्शन। इसका काम आपने किसको दिया है, बाय राजू, है ना। मान लीजिए मैंने राजू को कहा है भाई डाटा एक्सट्रैक्ट करना है इसका, तो राजू ने डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद हमें जो है डाटा जब एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो उसके बाद टू डू लिस्ट में हम कर देंगे भाई देयर इनिशिएटिव सर्च, यानी कि अब आईटीसी ने हमारे लोकल एरिया में क्या क्या काम कर रखे हैं, मैं उनके इनिशिएटिव को सर्च करूंगा पहले, जिससे कि मैं अपने प्रोजेक्ट प्रोफाइल में इनके बारे में लिख सकूं कि भाई मैंने आपके ये काम देखे हैं, जिससे कि डोनर को लगे कि हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं। ये उस पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ता है। तो दियर इनिशिएटिव सर्च, इसका काम हमने किसको दिया, चलिए मैंने इसका काम दे दिया माया को। चलिए जी, देयर इनिशिएटिव सर्च का काम दे दिया मैंने माया को। ठीक है जी, इनिशिएटिव सर्च हो गए। अब इसके लिए हमें प्रपोजल राइटिंग करनी है। चलिए जी, मुझे इसके लिए जो है प्रपोजल राइटिंग का मैंने जो है वर्क किसको दिया है, ठीक है जी, वो मैंने यहाँ पर टैग कर दिया। अब इनको हमने कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट वाया हमारा मेल हुआ है, या हमारा कांटेक्ट वाया कॉल हुई है ना, या कांटेक्ट वाला कांटेक्ट एस ऑप्शन जो होता है हमारे पास, जैसे कि कई बार साइट में क्या होता है एड्रेस नहीं दिया होता। ये देखिए मैं यहाँ पर आपको सर्च कर देता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पर चैट नाउ, ईमेल सेल्स, ईमेल कस्टमर केयर इंडिया। कई बार क्या होता है हमारे पास ना एक ऑप्शन होता है कॉन्टेक्ट में, जैसे हम चलते हैं अभी, यहाँ पर जैसे एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है जी, पैराथन, सॉरी प्रथम वालों का, है ना, मुंबई ऑफिस का दिया हुआ है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये कई एजेंसियां जो होती हैं, मैं एक बार कुछ पीएनबी मेट लाइफ अबाउट अस, मैं कोई भी एक चीज आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। कॉन्टेक्ट अस में चलते हैं, यहाँ पर एड्रेस वगैरह दिए हुए हैं। कई बार क्या है एड्रेस नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ फॉर्म होता है कि आप अपनी क्वेरी जो है फॉर्म के माध्यम से भेजते हैं। काफी जगह देखा होगा आपने। तो हम उसको जो है फॉर्म के माध्यम से भी हम उससे कांटेक्ट कर लेते हैं, भाई मुझे आपका जो है जो डिस्क्रिप्शन हमसे पूछा जाता है, मैं एक बार एक सर्च करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। अभी हम 26 की बात कर रहे थे, चाइल्ड राइट्स एंड यू, क्राई, ये तो हमने ऑलरेडी सर्च की हुई है ना, चाइल्ड राइट्स एंड यू, क्राई हमने सर्च किया हुआ है ना। और टेक फॉर, टीच फॉर इंडिया, इसको सर्च कर लेते हैं। हम यहाँ पर जो है काफ़ी सारी चीज़ों को सर्च करेंगे। टीच फॉर इंडिया पे हम चले गए, ठीक है जी, ये इनकी वेबसाइट है, एप्लीकेशन के लिए है। यहाँ पर देखिए ये रहा टीच फॉर इंडिया ORG, यहाँ पर हम गए। आवर इम्पैक्ट, अबाउट टेक फॉर इंडिया, हिस्ट्री वगैरह जो भी इनकी है ना, कौन से लोग इनसे जुड़े हुए हैं, लीडरशिप टीम, है ना, एडवाइजरी बोर्ड, बाकी सब थीम ऑफ चेंजेस। चलिए जी और जानते हैं इनके बारे में, क्योंकि इससे हमें बहुत सारे आइडियाज मिल जाते हैं। वॉलेंटियर कॉन्टेक्ट, टू बी ए फेलोशिप, टर्म ऑफ रिफंड पॉलिसी, वर्क विद अस, अबाउट आवर इम्पैक्ट, अप्लाई, डोनेट। यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन है तो हम उसको भी चेक करेंगे भाई किस चीज़ की एप्लीकेशन ले रहे हैं, जॉब्स की ले रहे हैं, किस चीज़ की ले रहे हैं ना। अप्लाई टू आवर स्टाफ रोल्स, यहाँ पर जो है जॉब रोल्स इन्होंने दी हुई हैं। तो हम बहुत सारे लोगों को जो है एनजीओ में जॉब से संबंधित जो वर्क होते हैं उसके रिगार्डिंग हम किसी को सजेस्ट कर सकते हैं। आवर इम्पैक्ट, वर्क विद अस। चलिए जी एक बार हम कांटेक्ट पे कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी वो चीज़ नहीं आई है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। हिस्ट्री अक्रॉस इंडिया पीपल, चलिए जी किसी और को सर्च करते हैं उठाकर। हम्म, अगस्त्या इंटरनेशनल फाउंडेशन,
बेंगलोर बेस्ड। चलिए जी, इसको सर्च करते हैं, क्योंकि बेंगलोर वाले थोड़े से टेक्निकली साउंड होते हैं और वो अपनी वेबसाइट को बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं। चलिए जी, यहाँ पर चलते हैं। हमारे पास ये साइट खुलकर आ गई अगस्त्या फाउंडेशन की। हमारे पास ये यहाँ पर इनका पॉपअप खुल के आ रहा है, कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन। यहाँ पर देखिए एड्रेस दे रखा है, और कई बार देखिए इस टाइप का एक पेज आता है। कई बार एड्रेस नहीं देती है एजेंसी, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, तो यहाँ पर अपना नाम भरेंगे आप, मेल आईडी फोन नंबर डालेंगे, और मैसेज के अंदर वी नीड योर कॉर्पोरेट कॉन्टेक्ट डिटेल फॉर द कॉर्पोरेट पार्टनर फॉर एनजीओ या सीएसआर हेड, आई नीड योर सीएसआर। देखिए यहाँ पर वी आर ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड वी नीड योर सीएसआर हेड डिटेल्स to let us a close discussion about our social प्रोजेक्ट। चलिए, मैं मतलब कुछ भी यहाँ पर लिख दूंगा कि भाई मुझे आपकी जो है सीएसआर हेड की डिटेल चाहिए। अगर ये चीज जो है किसी भी कंपनी सीएसआर में, सीएसआर एजेंसी या डोनर फंडिंग एजेंसी के अंदर अगर ऐसा कुछ आता है और वहां पर उसका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो आप इस प्रकार से उनसे जो है पूरी डिटेल मांग सकते हैं। तो वहां से मेल के द्वारा वो आपको रिप्लाई कर देंगे भाई आपको इसके लिए कहाँ किससे कॉन्टेक्ट करना है, तो आप उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ से जो है मांग सकते हैं। चलिए जी, ये आपको ये जानकारी पता लग गई होगी। ठीक है जी, ये कौन है इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ से भी हो सकता है हमें कुछ डाटा मिल जाए, मैनेजमेंट किसके पास है, एकेडमिक एडवाइजर कौन कौन है इनके। ठीक है जी, 20 years ऑफ अगस्ता। देखिए यहाँ से देखिए हमें एक नई चीज सीखने को मिली। यहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छी स्क्रीन, देखिए कितने अच्छे तरीके से इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया हुआ है ना। तो इस टाइप से हम अपनी संस्था को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलती हैं, है ना। तो यहाँ पर हम काफी सारी चीजें इनकी जो है सीख सकते हैं। उसके हिसाब से हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। रिसेंटली हम जल्दी आप लोगों के साथ जो है वेबसाइट को कैसे हम खुद डिजाइन कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को कैसे हम प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं, उससे संबंधित भी क्लासेस जो है आपकी स्टार्ट करवाई जाएंगी। तो मेरा सिर्फ कहने का प्रयोजन, सिखाने का और बताने का प्रयोजन केवल एक ही था कि हम जब सर्च करने पे आते हैं तो हम बहुत सारे जो है डोनर के डाटा को हम सर्च कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो कैसे हमें इनको सर्च करना है मैंने आपको तरीका बता दिया है। आपको अपने संबंधित फील्ड के अंदर वर्क करने वाली जो एनजीओज हैं उनको सर्च करना है, और वहां पर उन्होंने जो है एक ऑप्शन दिया होगा आवर पार्टनर्स आवर डोनर्स, तो वहां से आपको वो डाटा जो है उठा लेना है और इन एजेंसियों के बारे में सर्च करते हुए इनकी जानकारी को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। और आप इस माध्यम से जो है एक बेहतरीन अपना डाटा कलेक्शन कर सकते हैं फंडर्स का, डोनर्स का। चलिए जी, काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर। आपको जो है वेबसाइट को सर्च करना पड़ता है, जैसे कॉर्पोरेट पार्टनरशिप के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें डाटा मिलेगा। देखिए यहाँ से हमें काफी लोगों का डाटा मिल गया है। अगर हम क्राई क्राई को सर्च करें तो काफी डाटा हमारे पास मिल गया है। ऑब्वियस सी बात है, हम 48 समथिंग डाटा यहाँ से उठा चुके हैं। देखिए 4 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36 4 10 40 44 48 52 और 4 56। मैंने आपको बताया था 15 मिनट के अंदर हम मोर देन 50 डोनर्स का डाटा उठा सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी, थोड़ा सा सर्च करना होगा इनके बारे में। देखिए यहाँ पर हम गए, अबाउट अस में गए, पार्टनर्स, क्या ऑप्शन देखना होता है हमें, पार्टनर्स, डोनर्स, है ना। तो यहाँ पर हमें देखिए डाटा मिल गया 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 3 27 3 30 3 33 3 36 3 39 42 45, है ना। तो काफी सारा डाटा हम यहाँ से जो है उठा सकते हैं। तो ये तरीके, इस तरीके से आप अपना रिलेवेंट डाटा जो है उठा पाएंगे। और मैंने आपको शायद कुछ समय पहले मैंने आपको बताया भी था। मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है कि नहीं आ रही है? कहीं ऐसा ना हो यस। मैं यहाँ पर यस कीर्तन सर। करता रहूं बाकी लोग सो जाएं, ऐसा तो नहीं है भाई? आ रही है सर।
आ रही है, चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद सर कंफर्म करने के लिए। मैं एक डाटा और आपके साथ शेयर करता हूं। मैंने आपको बताया था कि जब हम एक बेहतरीन तरीके से वर्क करने लगे, देखिए यहाँ पर टॉप 100 एजेंसीज का डाटा है। एक बार आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, जिससे कि आप इनके बारे में सर्च कर लीजिएगा, और फिर इनके जो स्पॉन्सर्स हैं, इनके जो डोनर्स हैं, उनका डाटा आप वहां से कलेक्ट कर पाएंगे। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा सभी। जैसे 22 के नाम आपके सामने दिख रहे हैं अभी। मैंने एक बार आपको बताया था कि हमारी माधव जन कल्याण फाउंडेशन भी टॉप 100 में अपना नाम अब दर्ज करवा चुकी है। मैं उस बारे में भी आपको यहाँ पर कुछ चीजें जरूर बताना चाहूंगा। पार्टिसिपेंट्स, माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि नहीं जुड़ चुके हैं? माननीय कोर टीम प्रमुख, आपको जो है ऑथराइज कर दिया गया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मिल गए हैं मुझे जी। मेक को होस्ट, यस जी सर, अब आपको को होस्ट कर दिया गया है वैसे। चलिए जी, तो ये यहाँ पर देखिए काफी सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल है। मैं एक बार आपसे कहूंगा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले 25 नाम आपको यहाँ पर दिख गए होंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं 25 से 48। हम 50 से 73। और मैं यहाँ पर अनाउंस करते हुए मुझे बड़ा गर्व महसूस होगा कि आपके राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की अग्रणीय संस्था, जिसका मैं खुद फाउंडर हूँ, माधव जन कल्याण फाउंडेशन, शायद आपको 71 नंबर पर लिस्टेड दिखाई दे रही होगी। 73 तक का डाटा हम यहाँ पर ले चुके हैं, और ये आपके सामने लास्ट 100, ये आपके साथ डाटा शेयर कर दिया गया है। आप इसको जो है इनके बारे में सर्च कर सकते हैं। यानी कि आपको पहले देखिए, मैंने सिर्फ आपको बताया है, सबको इनको सर्च मत करना। आपको क्या करना है, आपकी लोकल क्षेत्र में या आपके सेम फील्ड के अंदर कौन कौन सी एनजीओ वर्क कर रही हैं, उनके बारे में सर्च कीजिए। उनके बारे में जब सर्च करेंगे आप, तो उनकी लिस्ट निकल कर आएगी। उस लिस्ट के अंदर उसकी वेबसाइट, उनकी वेबसाइट निकल कर आएगी। उस वेबसाइट के अंदर देखिए, मैं बात करता हूँ किसी भी एजेंसी का हम नाम लेते हैं, जैसे हमारे पास है टाटा ट्रस्ट, कोई भी बड़ा नाम हमने लिया, टाटा ट्रस्ट फाउंडेशन। चलिए जी, हम टाटा ट्रस्ट पे गए। अब हमें जानना है कि भाई इनको कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। यानी कि जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डोनर हैं, है ना, कॉर्पोरेट पार्टनर्स हैं इनके। तो वहां से हमारा भी काम बन सकता है। जिस काम के अंदर टाटा ट्रस्ट डील कर रही होगी, ऑब्वियस सी बात है, हमें सिर्फ उसी काम के लिए करना है। टाटा ट्रस्ट के अंदर अब हम आवर वर्क के अंदर हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। अबाउट अस में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, हिस्ट्री, लीडरशिप, रीजन्स, इनसाइट्स के अंदर टाटा ट्रस्ट, न्यूज़लेटर, सर्वे एंड रिपोर्ट, वीडियोस, चलिए जी, इम्पैक्ट स्टोरीज है, फिर मीडिया है, कॉन्टेक्ट अस है। चलिए जी, इन्होंने शायद अपना डाटा यहाँ पर शेयर नहीं किया हुआ है। और नीचे चल के देख लेते हैं आवर पार्टनर्स। देखिए यहाँ पर मिल गया हमें। हमारे पास यहाँ पर देखिए, कई बार क्या होता है, ऊपर से सिर्फ ढूंढ के वापस मत चले जाना, कई बार नीचे डाटा दिया होता है। जैसे हमारी एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशंस, कौन कौन सी संस्थाएं इनके साथ काम कर रही है, सबसे पहली चीज। दूसरा, आवर पार्टनर्स, दूसरा हम जो है इनके पार्टनर्स के बारे में सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पर इनके एसोसिएट्स में देखिए, विजय वाहिनी चैरिटेबल फाउंडेशन है ना, जो 18 में थी। अभी 19 और 20 की इन्होंने लिस्ट अपलोड नहीं की। 17 में ये थी, है ना, 12 में ये थी, 10 में ये थी। तो यहाँ पर हम इनके माध्यम से बहुत सारी जानकारी जुटा सकते हैं। ठीक है, जब हम इसके बारे में कोई प्रोफाइल हमें लिखना हो, हमें इनसे कोई प्रोजेक्ट करवाना हो अपना, तो हम इनके बारे में जब लिखेंगे तो ये सारा डाटा हमारे बहुत काम आता है। चलिए जी, लिस्ट ऑफ पार्टनर्स के अंदर देखिए, यहाँ पर काफी सारी लिस्ट दी हुई है। हेल्थ केयर की लिस्ट अलग है। ठीक है जी, हेल्थ केयर के अंदर ये इनके जो है रजिस्टर्ड है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, क्रिश्चियन हॉस्पिटल, सोसाइटी फॉर एजुकेशन, ठीक है जी, योग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर। ये काफी सारे इनके जो है पार्टनर्स दिए हुए हैं, जो इनके साथ वर्क करते हैं लिस्ट ऑफ पार्टनर्स में। वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन की अगर हम बात करते हैं,
तो देखिए यहाँ पर जलधारा फाउंडेशन, वाणी फाउंडेशन, स्वदेश फाउंडेशन, वर्ल्ड बैंक है ना, टाटा ट्रस्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट है ना, यहाँ पर सेफ वाटर नेटवर्क इंडिया, तो ये सारे इनके पार्टनर्स हैं, यानी कि कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्स हैं ये, हर्षा ट्रस्ट, अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन। तो यहाँ से हम बहुत सारा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर मैं इसी की बात करता हूँ तो यहाँ से ही हमें 150 प्लस का डाटा जो है हम कलेक्ट कर सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। ये आपके सामने है रिजल्ट्स कि हम कैसे, हम देखिए यहाँ पर हम इस पे आते हैं, काफी सारे दिए हुए फंडिंग पार्टनर्स दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास फंडिंग पार्टनर्स हैं, कहाँ पर चला गया फंडिंग पार्टनर्स, ये देखिए सचेंद्र इलेक्ट्रिक है ना, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, ओमडीआर नेटवर्क। ये ओमडीआर नेटवर्क हमारे काम का हो सकता है, प्राइवेट है, ये हमारे काम की हो सकती है, क्योंकि ये भी जो है ग्रांटीज, अच्छा इनको ग्रांट मिली हुई हैं। और यहाँ पर फंडिंग पार्टनर्स, ये हम फंडिंग पार्टनर्स को, एकेडमिक पार्टनर्स को भी हम सर्च कर सकते हैं, टेक्निकल पार्टनर्स को हम सर्च कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम ये डाटा सारा कलेक्ट कर सकते हैं और इस डाटा को हम बहुत बेहतरीन जगह यूज़ कर सकते हैं कि कैसे हम अपनी फंडिंग के लिए, कैसे हम अपने लिए इस डाटा का हम यूज़ कर पाएंगे। ये डाटा आपको खुद तैयार करना होता है। यहाँ पर कुछ ग्रांट्स अवेलेबल होती है टाटा ट्रस्ट के माध्यम से, एजुकेशनल ग्रांट और मेडिकल ग्रांट, इंडिविजुअल होती हैं ये, तो इनके लिए जो संस्थाएं अप्लाई करना चाहें, जो इंडिविजुअल लोग अप्लाई करना चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें नई सीखने को मिली। उम्मीद करता हूं कि आज जो आपको जानकारी प्रोवाइड की गई है ये आपके बहुत काम आएगी, और कोशिश कीजिएगा इस महीने के अंदर हम सभी लोग मिनिमम 50-50 डाटा अपने एरिया का जरूर तैयार करके रख सकें। एक तरीका और छूट गया, सॉरी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मोस्ट एक्टिव CSR एजेंसी इन, अब जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, मेरा वर्किंग एरिया जो है वो हरियाणा है, तो मैं हरियाणा के हिसाब से सर्च करूंगा, ठीक है जी। टॉप कंपनीज, ठीक है, हरियाणा स्टेट CSR ट्रस्ट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरे पास डाटा काफी सारा निकल गया। टॉप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसल्टेंट इन हरियाणा, चलिए कंसल्टेंट को छोड़ देते हैं। इन्वेस्ट हरियाणा हमारे पास है, UHBVN है, ये भी CSR एक्टिविटी करते हैं, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड है ना। इन्फोसिस, ITC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है जी, विप्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, काफी सारी लिस्ट है हमारे पास, निकल के आ जाएगी, ठीक है जी। लिस्ट ऑफ टॉप 10 CSR कंपनीज इन इंडिया, तो यहाँ से हम काफी सारा डाटा जो है निकाल सकते हैं। तो आपको खुद मेहनत करनी होगी, जब आप मेहनत करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप फंडिंग एजेंसी के बारे में बहुत कुछ नया जान पाते हैं, बहुत कुछ नया सीख पाते हैं, जो कि आपको फर्दर उनके साथ कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसलिए कभी भी कॉपीराइट चीजों के भरोसे मत बैठिएगा कि कोई पका पकाया हमें दे दे हम उसको खा लें, ठीक है। कोशिश कीजिए कि हम इस प्रकार से अपना खुद डाटा ड्राइव करें, और जितना अच्छा डाटा हम ड्राइव करते रहेंगे, जितना अच्छा डाटा हम कलेक्ट कर लेंगे, उतना ही बेहतरीन हम अपनी परफॉर्मेंस जो है शो आउट कर सकेंगे। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं अब अपनी स्क्रीन को वहाँ से जो है हटा दे रहा हूँ। आज की जानकारी सर आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारी जितने भी संस्थाएँ हैं, हमारे जितने भी सहयोगी हैं, जितने भी हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उम्मीद करता हूँ वो इस प्रकार से काफ़ी सारा डाटा जो है अपने लिए ज़रूर कलेक्ट करेंगे। अपने एरियाज़ के अंदर कौन-कौन सी संस्थाएँ हैं बड़े रूप से जो काम कर रही हैं, उनके सपोर्टर्स कौन-कौन से हैं, उनको सर्च कीजिए, उनका एक डाटा तैयार कीजिए, और डाटा के साथ जो आपको बताया गया है, टू डू लिस्ट वो तैयार करना मत भूलिएगा। यानी कि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को जो है फ़ॉलो करते रहिएगा। आगे हम बहुत कुछ आपको नया सिखाने वाले हैं। ऑलरेडी हमने जैसा कि पिछले आपको वीडियोज़ में सिखाया था कि कैसे हम गूगल की ग्रांट का उपयोग कर सकते हैं, वैसे ही अब हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि कल सीखेंगे कि कैसे हम गूगल से लोन के रूप में, या फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में, या वित्तीय सहायता के रूप में, या ग्रांट के रूप में हम कैसे डायरेक्टली जो है ग्रांट रिसीव कर सकते हैं। गूगल से और अन्य प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से भी, वो सारी चीज़ें आपको कल सिखाई जाएँगी। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं अब हमारे जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के अध्यक्ष हैं, मैं अब उनको ओवर करना चाहूँगा कि वो अपने शब्दों में इस जो हमारी मीटिंग है उसको अब समाप्ति की ओर लेके चलें। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदीप जी सर। हाँ सर, धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। सर, आपकी विदेश यात्रा सफल हुई होगी, इसलिए
ऐसी शुभकामनाएं सभी ने भेजी थी। सर, सफल तो नहीं कह नहीं सकता सर, सर मैं। सर सफल सर, हमने स्टार्टिंग सर पहले उस पे हमने स्टार्टिंग करी है ना, तो सर हम पहले पायदान पे पहुंचे हैं, तो पहले पायदान पे पहुंचने का मतलब ही सफल हो जाता है। मेरा ये मानना है, क्योंकि सर माइंड में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, हम पहुंचे, वहां तक पहुंचे। क्योंकि सर एक कहावत है ना, मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। हार जीत तो होती रहती, पर शुरुआत तो हुई ना सर बिल्कुल सही। बाहर की। लेकिन मैं हाँ बिल्कुल। कुछ एक दो एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहूंगा सर, अगर आपकी इजाजत हाँ हो। हाँ अरे सर। मैं एक्चुअली, मुझे जो लेके गए थे उन्होंने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया था कि जैसे हम लोग यहाँ पर अपना वर्कशॉप करते हैं ना, ऐसे ही वो जो है इन्वेस्टर्स समिट थी, यानी कि इन्वेस्टर्स और एनजीओज वहां पर आए हुए थे, एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल थे। तो जो मुझे लेके गए थे उन्होंने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया था कि वो मुझे इस प्रकार के किसी प्रोग्राम में लेके जा रहे हैं। मुझे लगा कि वो डायरेक्टली कुछ उनके पास कुछ फंडर्स हैं, डोनर्स हैं, उन्होंने कहा था कुछ डोनर्स हैं दादा, उनसे मिलने चलना है। तो मुझे नहीं पता था कि वो इस टाइप की मीटिंग में ले जाकर बैठा देंगे। हालाँकि उस मीटिंग में बैठा और उनकी जो मुझे लेके गए थे, उनकी पकड़ भी बहुत अच्छी थी। वहाँ पर 3 मिनट का समय मुझे मिला राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को रिप्रेज़ेंट करने का एक इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पर, जहाँ पर देश की टॉप मोस्ट एनजीओज़ अवेलेबल थीं। अगर मैं बात करता हूँ कुछ एजेंसीज़ के नाम मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, जैसे बिल गेट्स फाउंडेशन जो है, बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वो भी वहाँ पर थी। विकिमीडिया फाउंडेशन है एक, जैसे हम विकिपीडिया जो सर्च करते हैं, उनका एक उसी टाइप से एक सिमिलर नेम है, विकिमीडिया फाउंडेशन। वो वहाँ पर अवेलेबल थी। नो किड हंगरी, ये इंटरनेशनल फाउंडेशन है, वो थी। अगर मैं अपने इंडिया की बात करता हूँ, तो जैसे कि हमारी नारायणा ट्रस्ट वगैरह हैं, जिनका आपने नाम सुना होगा, राजस्थान की फ़ेमस है। तो इस टाइप की कुछ संस्थाएँ भी वहाँ पर अवेलेबल थी। इंडिया की काफ़ी सारी संस्थाएँ वहाँ पर अवेलेबल थी। यूनिसेफ वगैरह भी वहाँ पर अवेलेबल थी। और वहाँ पर अपने आप में कॉर्पोरेट सेक्टर्स बहुत सारे मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ थी कि हम यहाँ पर जो मीटिंग्स करते हैं, शायद उन मीटिंग्स में और वहाँ की मीटिंग्स में बहुत बड़ा अंतर था। वहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ आप बैठ नहीं सकते। कॉर्पोरेट सेक्टर अपना परिचय कभी नहीं देता है। वो एक जनरल आम क्राउड के रूप में आपके साथ बैठते हैं, आपको सुनते हैं, आपके इनिशिएटिव क्या-क्या चल रहे हैं, उनको देखते हैं, सुनते हैं। अगर उनको लगता है कि आप अच्छा कर पा रहे हैं, कुछ अच्छा करने का आपके पास कुछ अच्छा प्लान है, तो फिर वो आपको जो है कॉन्टैक्ट करते हैं। आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स वहाँ पर जो है शेयर ज़रूर करवाए जाते हैं। जो मैंने 2-3 चीज़ें नोट की, मैं अब एक बार आपको वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। हालाँकि मैं मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं था कि मैं ऐसी किसी समिट के अंदर जा रहा हूँ। तो 3 मिनट का जो मुझे मौका मिला बोलने के लिए, वहाँ पर जो मैंने अपने आप को रिप्रेज़ेंट किया, शायद मैंने बेवकूफ़ी की हो, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। मैंने किसी भी डोनर या स्पॉन्सर को बिल्कुल भी नहीं कहा कि वो हमें फंडिंग्स प्रोवाइड करे। मैंने सिर्फ़ ये रिप्रेज़ेंट किया कि दैट वी हैव द ग्रास रूट वर्किंग एनजीओज़ विद अस। हमारे पास ग्रास रूट पे काम करने वाली एनजीओज़ हमारे साथ हैं, जिनका डाटा हमारे पास है। अगर कोई भी सीएसआर फंडिंग एजेंसी या कोई भी चाहे कि भई उसका जो पैसा है वो वाक़ई में पाई-पाई सही जगह पर लगे, वो हमसे संपर्क कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई समझदारी वाला काम किया, हालाँकि बेवकूफ़ी वाला काम किया है बिल्कुल मैंने, क्योंकि वहाँ पर सब लोग अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर रहे थे, अपने लिए फंड्स और सब चीज़ों की डिमांड कर रहे थे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ़ ये कहा कि हम एक ऐसे संगठन से, मतलब हम ऐसी एनजीओज़ का समूह है जो ग्रास पर वर्क करती हैं, ग्राउंड पर वर्क करती हैं। हम अपने आप को मदर एनजीओज़ और ऐसा सब कुछ रिप्रेज़ेंट नहीं करते। हम वो छोटी-छोटी एनजीओज़ हैं जिनके माध्यम से ये मदर एनजीओज़ आज बन पाई हैं। शायद कहीं न कहीं इन लोगों ने हमारा खून चूसा है, तभी अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर पाई हैं। तो कुछ चीज़ें जो मैंने वहाँ पर रिप्रेज़ेंट की, कुछ चीज़ें मुझे जो एडवांस वहाँ पर लगी, ये शायद मेरी बेवकूफ़ी थी, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि जब अदर एनजीओज़ अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर रही थी, तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर या उनके कार्ड्स माँगने के लिए 5, 7, 10, 15, 20 प्रतिभागी उठ रहे थे। लेकिन यकीन मानिए, जब मैं अपने आप को रिप्रेज़ेंट करके उस मंच से उतरा हूँ, तो मेरे पास लगभग 120 या 130 आस-पास मेरे पास मेरे विज़िटिंग कार्ड ज़रूर थे। वो सब के सब बढ़ चुके थे। सभी लोगों ने डिमांड की, सबको दिए। गलती और भी हुई, महासंघ का कार्ड लेके नहीं गया था, माधव का कार्ड लेके गया था। लेकिन मैंने अपने आप को बता दिया, भई आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं या महासंघ से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, एक ही बात है। कार्ड पे मत जाइएगा कि कार्ड पे क्या लिखा हुआ, वो मेरी निजी एनजीओ है। तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए था, तो कॉन्टैक्ट नंबर लगभग 120 प्लस लोगों ने वहाँ पर लिया। कार्ड मेरे पास खत्म हो गए थे, फिर मुझे बाद में एक बार फिर से जो उस समय रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा था, जो अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर रहा था, अपनी संस्था को रिप्रेज़ेंट कर, उसके माध्यम से मुझे अपना नंबर अनाउंस करवाना पड़ा। ये स्थिति रही थी। दूसरा, मुझे जो वहाँ सीखने को मिला कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हम नहीं जानते, लेकिन इंटरनेशनली तौर पर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ अपनी एक पहचान बना चुका है। शायद हम इस बात से अवेयर नहीं थे। काफ़ी लोग ऐसे मिले जो मुझे जानते थे, मैं उनको नहीं जानता हूँ। उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की हमारे कामों की, हमारी संस्थाओं की, और यकीन मानिए कि हमारे साथ कुछ लोग जो ऐसे जुड़े हुए हैं,
जैसे अनिल जी और अपने राजपूत कल्याण समिति, तो एक हमारी इंडिया की संस्था है, काफ़ी अच्छा नाम चल रहा है उनका। तो उन्होंने मुझसे कहा, बोला सर आपके राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ 3-4 लोग मिलके चलाते हैं क्या? एक प्रदीप जी हो गए, एक अनिल जी हो गए, आप कौन हो, अनिल जी हो या राजपूत जी हो? तो मतलब लोगों को लगता है, देखिए जब आप एक्टिव होते हैं ना तो आपकी पहचान होती है सिर्फ। तो जो लोग उनको एक्टिव दिखे शायद उनके नाम अब वो लोग वहाँ तक भी जानते हैं। कुछ लोग मुझे ऐसे मिले जो पर्सनली मुझे मतलब मैं उनको नहीं जानता, ना वो मुझे जानते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे सुना हुआ है, मेरे बारे में सुना हुआ है और उन्होंने फिर मुझे आगे किसी और को रिप्रेज़ेंट किया कि सर ये व्यक्ति वो है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे या हमने बताया था आपको। दैट मीन्स कि मुझे लगा देखिए ज़िंदा हैं तो शायद चर्चा में हैं। तो इस बात की खुशी हुई कि कहीं न कहीं ज़िंदा लोगों में वजूद मिला हमें, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का भी, आप सब लोगों का भी। एक पूरा प्रयास किया है मैंने, हालाँकि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भी की है मैंने कि मैंने किसी भी डोनर एजेंसी को डायरेक्टली इनवाइट नहीं किया। मैंने सिर्फ़ ये कहा कि अगर आपको लगता है कि आपका पैसा जेन्युइनिटी से कहीं खर्च हो, तो आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को संपर्क कर लीजिएगा। हमारे पास ग्रास रूट वर्क करने वाले एनजीओज़ हैं, पेपरों पे वर्क करने वाले एनजीओज़ नहीं, क्योंकि इंडिया के अंदर 2 ही चीज़ फेमस है। मैं जब बाहर गया विदेश में, मुझे 2 चीज़ फेमस मिली। एक जो है पेपरों पर चलने वाली एनजीओ और दूसरी सूटकेस कंपनियाँ। ये बड़ा प्यारा नाम मुझे मिला वहाँ पर कि सूटकेस एनजीओ हो क्या आप? मैं कहा जी सूटकेस एनजीओ क्या होता है? बोला जैसे आपके इंडिया में सूटकेस कंपनियाँ होती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है मैं सूटकेस कंपनियों से तो थोड़ा-सा अवेयर था कि जो सिर्फ़ डॉक्यूमेंट में चलती रहती हैं। तो मुझे वहाँ जाकर पता लगा कि सूटकेस एनजीओ भी चलती हैं। बाहर विदेश में बहुत फेमस है इंडिया इस मामले में। और कहीं न कहीं इंडियन एजेंसीज़ ने जो बाहर भी एक बड़ा गलत किया कि वो अपनी हरकतें जैसे यहाँ रखते हैं ना, ऐसी वहाँ भी रखते हैं। ठीक है, एक बार किसी सर थोड़ा-सा डोनेशन मुझे ही मिल जाएगा क्या? अरे प्लीज़! इंडिया का नाम इतना बेकार मत कीजिए, इतना खराब मत कीजिए, ठीक है? शायद अगर मैं अपने आप को बेवकूफ़ मानता हूँ, लेकिन उस बेवकूफ़ों के भीड़ में मैंने एक समझदारी वाला काम ज़रूर किया कि मैंने अपने देश की छवि बेकार नहीं की। मैंने किसी कॉर्पोरेट सेक्टर को ये नहीं कहा कि मुझे डोनेशन दे दीजिएगा। इतना ज़रूर करके आया हूँ अपने देश के प्रति और उम्मीद करता हूँ कि अगर जो लोग समझदार होंगे, सब हालाँकि सभी लोग समझदार थे, मैं ही अकेला बेवकूफ़ था उनके बीच में, ठीक है? बाकी कोई मेरे जैसा बेवकूफ़ होगा तो मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करेगा और ज़रूर माँगेगा भई अपना कोई प्रोफ़ाइल या किसी एनजीओ को हमें रिप्रेज़ेंट कीजिए या इस प्रकार का हमें कोई काम करवाना है वहाँ पर, तो आप कुछ ऐसा बना कर दीजिए। अगर ऐसा कोई रिस्पॉन्स आता है तो बिल्कुल आप लोग उसके लिए कमर कस के तैयार रहिएगा और बाकी अब मैं जो है माननीय अध्यक्ष महोदय को जो है हैंडओवर करने जा रहा हूँ। सर ये मेरा एक्सपीरियंस रहा काफ़ी अच्छा लगा कि महासंघ की अपनी एक पहचान है। और जो संस्थाएँ सक्रिय हैं हमारे साथ, उनको भी अब लोग जानने लगे हैं बाहर। तो ये बात बड़ी प्यारी लगी। चलिए सर प्लीज़ ओवर टू यू। ओह! थैंक यू सर। सर देखिए, ये आप जो बार-बार कह रहे हैं बेवकूफ़ नहीं सर, ये एक समझदारी का परिचय दिया ना आपने। सर वो वहाँ डोनेशन नहीं है, रिप्रेज़ेंट करने गए थे। यही तो एक आपने छाप छोड़ी है ना उन लोगों के ऊपर कि आपने उनसे डोनेशन नहीं माँगा। आपने उनको ये बताया हमारे पास ऐसी एनजीओ का समूह है, जो ग्रास रूट पे काम कर रही हैं, जो धरातल पे हैं। तो सर इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा आने वाले समय में। अब मैं अपनी बात को करूँ, सर हमारी जो एनजीओज़ हैं, हमारे जो साथी हैं, ये बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार भी हैं। मगर सर इनको एनजीओ चलाते हुए बहुत समय हो गया है। सभी साथी देखिए, मैं पहले सबसे माफ़ी चाहता हूँ, कोई मेरी बातों को अन्यथा ना ले और अपने ऊपर ना ले, हैं? कोई ऐसा ना कहे हमारे लिए कह रहे हैं, नहीं। सर आप लोग कोई भी पेपर किसी भी एजेंसी में, यहाँ तक कि गवर्नमेंट में देंगे या सीएसआर में देंगे। बार-बार सीएसआर का नाम हो रहा है। अभी कुछ लोगों से मैंने पेपर माँगे थे। आए तो मेरे पास आए 20-21 एनजीओज़ के पेपर आए। सब बड़ी शर्मिंदगी की बात है, किसी भी एनजीओ के पेपर कंप्लीट नहीं, सब में कमी। एक एनजीओ का बहुत अच्छा प्रयास था। सर प्रयास करा, 2-3 एनजीओ ने प्रयास बहुत अच्छा करा, बट थोड़ी-सी कमी रह गई है। मैं उन्हें निजी तौर पे, पर्सनल तौर पे बता दूँगा क्या कमी है। मगर बाकी एनजीओज़ देखिए आप कहीं भी देंगे, आपने कोई पेपर दिया, क्या और उसको आपका पैन कार्ड चाहिए, क्या वो एजेंसी आपके उसमें ढूँढेगी कि सारे पेपर आपका 50 या 80 पेज का वो है, अब आपने पीडीएफ भेजा उसमें पहले देखेगी कि भई कौन से पेज पे आपका पैन कार्ड है, कहाँ आपकी एग्जीक्यूटिव कमिटी लिस्ट है, कहाँ आपका एटीजी है, कहाँ किसी 2 एनजीओ के सिवा किसी ने भी सर इंडेक्स बना के नहीं भेजा। वैसे ही पेपर भेज दिए। कहीं अच्छा, पेपर भेजते समय आप ये तो देखिए ना उसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट। सर नीति आयोग का जो भी साथी हैं, जिन आप ये देखिए नीति बहुत से लोगों ने नीति आयोग का वो नहीं भेजा। अरे भाई, अब पता है कि गवर्नमेंट में सबसे पहले नीति आयोग का माँगा जाता है और ये सीएसआर का प्रोग्राम माँगा गया है।
तो CSR का प्रोग्राम आपसे मांगा गया है, तो CSR 1 होना बहुत कंपलसरी है। आपने नीति आयोग भेजा नहीं, CSR भेजा नहीं, जो आपने पेपर भेजे, आपने क्या करा, आपने उठाया सबका PDF और भेज दिया। मगर उस PDF में किस पेज पर क्या है, कौन एजेंसी ढूंढेगी? तो नेचुरल बात है सर, कॉर्पोरेट में कोई इतना नहीं देखता। केवल 21 में से 2 लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से वो करा, पर उसमें बहुत लेश मात्र कमी थी। वो चलो वो मैं उनको निजी तौर पर बता दूंगा। दूसरी बात करते हैं सब काम जो हमारी एनजीओ सीखने का आपके द्वारा केस 1 सीरीज में भी बताया गया, केस 2 सीरीज में भी बताया गया, मगर लोग इस पे ध्यान नहीं देते कि प्रोजेक्ट कैसे दिया जाता है। प्रोजेक्ट प्रपोजल, अरे भाई कोई तो यार CSR में दे रहे हो आप, किसी कॉर्पोरेट कंपनी में दे रहे हो, कुछ तो उसमें वो रखो, कुछ तो आप अपना सेंस लगाओ। यार आप अगर गवर्नमेंट में भी देंगे ना सर, ऐसे प्रपोजल सैंक्शन नहीं होंगे। आपको एक सिस्टम से लगाना पड़ेगा। आप ITR, अब लोग बैलेंस शीट तो दे रहे हैं मगर ITR नहीं देंगे। हमने पहले ही कहा था UDIN नंबर होना बहुत कंपलसरी है। कईयों की बैलेंस शीट पे UDIN नंबर नहीं था। CSR 1 नहीं है आपके पास, लोगों के पास ATG 12 नहीं है, उन्होंने भी प्रपोजल भेज दिए। भाई ATG 12 के बगैर वो आपका और CSR 1 के अलावा नहीं होगा। अब यह होती है, चलो सर अब ये तो हो गए, जब तो सर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है सर, मैं अपनी कमी मान रहा हूँ कि हमारे जितने भी डोनर, जितने भी मैंने फाइल भेजी इतना कंपनी के द्वारा, सारी फाइल है रिजेक्ट कर दी गई। मुझे काफी फील हुआ सर। यहाँ से 22 फाइल अगर मैंने भेजी है, 22 की 22 रिजेक्ट होंगी, तो इट मीन्स कि मेरी कमी है। मैं उस महासंघ में राष्ट्रीय अध्यक्ष के उस पर हूँ, और मेरे कोई भी फाइल अप्रूव नहीं हो पाई, और जिन्होंने मुझसे सर फाइल मांगी हो सर, सबसे बड़ी बात है उन्होंने डिमांड करी हो, और मैं कह रहा हूँ उनको भी, हम 36,000 NGO चला रहे हैं, मगर हमारे पास लोग क्या है, लोग कैसे काम कर रहे हैं भाई। अब उसमें कमियां बहुत थी सर, मैंने भी देख ली थी, मगर अब मेरे पास इतना समय नहीं था कि भाई मैं आपकी उन कमियों को ठीक कर सकूं। दूसरी बात, आप कभी भी कहीं भी प्रपोजल देते हैं ना, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है ना सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। विदाउट सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के आपके उनकी कहीं कोई वैल्यू नहीं है सर। लोग अब ये गवर्नमेंट ने वो तो जो गैजेटेड ऑफिसर का था वो तो मना कर दिया है, अब उनका नहीं था, मगर भाई साहब सेल्फ अटेस्टेड तो आप कहीं भी डॉक्यूमेंट देंगे, सेल्फ अटेस्टेड हो किसी के भी, सर पूरे उसमें है सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स नहीं। बड़ा ताज्जुब हुआ मैंने कि यार नहीं, कुछ लोगों ने सेल्फ अटेस्टेड थे पर उनके और अदर डॉक्यूमेंट नहीं थे। अब सर कुछ मैं इसमें अपने ऊपर, अभी देखिए सर क्या हुआ, मैंने कुछ दिनों पहले कुछ घोषणाएं की थी। अब सर मैं बड़ा दुख लग रहा है मुझे कि मैं अपनी घोषणाओं पर अपने जो मैंने काम किए डिक्लेयर करे, मैं उन्हीं को नहीं कर पा रहा। जैसे मैंने कहा था भाई अम्बेडकर जयंती और ये बुद्ध जयंती के मैं लोगों को प्रपोजल दिलाऊंगा, मैंने दिल्ली में बात भी कर ली, मैं लोगों को नहीं करवा सका। अब उसके बाद मैंने आपकी भाई गलती डोनर, नहीं है सर, एनजीओ अपने डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं रखेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं हमारा। नहीं सर मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो सर देखिए, क्योंकि मैं तो अपनी जिम्मेवारी मान रहा हूँ ना सर, ये तो अब जैसे डोनर डाटा था, अब डोनर डाटा मैंने लोगों को खुद कह दिया था डोनर डाटा दूंगा, मगर मैं डोनर डाटा नहीं दे पा रहा। तो अभी सर आप कई बाहर बार क्या हैं, होता सबको पता है कि है बाहर हैं अभी आप। बाहर है, अब सर वो है, तो सर मेरे क्योंकि मेरे थोड़े से समय की वो है, और सर यहाँ मैं एक चीज का और देख रहा हूँ कि यहाँ क्या है, कॉर्पोरेट वाले ना कुछ थोड़ी सी, सर मैं कोई इतना एजुकेटेड नहीं हूँ अब भाई, मैं क्या है मैं बोल तो लेता हूँ, बोलना तो मुझे आता है, मगर यादव जी की तरह वो नहीं है सीक्वेंस में बोलना आता हो। यादव जी तो ए के बाद बी बोलेंगे, मैं ए के बाद कहीं जेड बोल दूंगा, फिर एम बोल दूंगा, एस बोल दूंगा, ये आता है। तो थोड़ा सा सिस्टम तो थोड़ा एजुकेशन का हुआ है। तो सर मैं ये चाह रहा हूँ, देखिए सर ये मेरा कोई मेरे साथ वो ना, सर मैं ये चाहता हूँ कि क्योंकि मैंने यहाँ से एक एक्सपीरियंस भी लिया है, और भले इतना समय हो गया, समय दिया है, मगर उसका महासंघ को अभी इस साल अगर फायदा नहीं हो पाया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फायदा होगा जरूर सर। मैंने अगर बीड़ा उठाया है तो मैं इसको, सर मेरा रिक्वेस्ट है सर आप सभी से, मेरी बात को कोई अन्यथा ना ले, ये क्योंकि इतने दिन मुझे आज 4 और अगस्त में बना था, 4 और 3 साल 8 महीने में मैं महासंघ को सर कुछ दे नहीं पाया। तो सर मैंने अपना ये मन बनाया है कि मैं अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे रहा हूँ सर महासंघ से। महासंघ के सदस्य बन के मैं जो काम कर सकूंगा ना सर, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि सर 1 मिनट सर मैं माफी चाहूंगा, जरा मेरी पूरी बात सुन ले सर, आप तो पहले सुन, क्योंकि सर मैंने अभी कई चीजों पे मैंने आकलन करा
कि वैसे उनसे अगर मैं आकलन करूं तो मेरे लिए उनको तो सूरज को जैसे होता है 0.1% भी नहीं। तो सचिन तेंदुलकर जो थे, जब वो कप्तान थे तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, और मगर जैसे ही वो कप्तानी से हटे ना, वो अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए और वो क्रिकेट के भगवान भी हुए। सर वो तो बहुत बड़े लेवल की बात है। तो सर मैं ये चाह रहा हूँ भाई, मैं आप त्याग पत्र देकर ना सर, मैं महासंघ के लिए ना बहुत अच्छी अचीवमेंट है मेरे पास, बहुत अच्छा स्कोप है। मैंने यहाँ जो 2 महीने लगाए हैं, बस सर मैं सभी साथियों से, अगर मुझसे कोई किसी से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहते हुए कोई गलती हो गई हो या वो हो, तो मैं माफी चाहूंगा। मैं सभी साथियों से माफी चाहता हूँ, और मैं आपके साथ था, हूँ और रहूंगा। आपके साथ आपका का भाई बन के रहूंगा। बट सर मैं अध्यक्ष पद के लिए ना अभी मैं, क्योंकि मैंने ये देखा सर, यहाँ एक क्वालिफाइड, एक समझदार आदमी की जरूरत है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत समझदारी है, सब कुछ है एज की, मगर सर एक सीक्वेंस की, क्योंकि सर एक एजुकेशन जो मैंने यहाँ देखा ना, मेरी एजुकेशन और यानी बहुत कमी आपने, आप लोगों ने किसी ने बताया नहीं, आप लोगों ने आदर सम्मान के साथ सर, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी गलती नहीं पकड़ पाता, मगर यहाँ मुझे महसूस हुआ कि मैं 2 महीने से यहाँ हूँ और मैं अपने महासंघ के लिए किसी एनजीओ के लिए कोई बेनिफिट नहीं कर पाया। बहुत अरमान लेके सर मैं आया था यहाँ, और अभी भी अरमान ठंडे नहीं हुए हैं अरमान, बहुत उम्मीद पे आया था मैंने कि किसी भी तरीके से भाई मैं अपने महासंघ की एनजीओ को कुछ ना कुछ कर जाऊं। जुनून था सर, जुनून खत्म नहीं हुआ, भले ही ये काम नहीं हुआ, जैसे अभी आपने कहा कि भाई आप गए काम हो, मगर कुछ गलतियां मुझसे भी हुई है सर। मैं कुछ एजेंसियों के साथ ज्यादा घुल मिल गया, कुछ ज्यादा ही वो हो गया, क्योंकि आवेश में बह जाता है सर। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ ना सर, प्रोफेशनल होता तो शायद कुछ कर जाता। बस मैं अपनी बात को खत्म कर रहा सर। मैं थोड़ी देर में मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ अपना रिजाइन, और प्लीज सर मेरे को रिजाइन करके ना, मुझे फिर मैं आपके साथ सब जो काम आएगा ना आपको बस सर इतनी सी बात करके ओवर टू यादव जी। थैंक यू सर। सर देखिए, माफ़ी चाहूँगा कि इस पर फैसला कोर टीम करेगी। आपके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, इसके ऊपर फैसला जो है कोर टीम का रहता है। बाकी मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ आपको, क्योंकि आपने जिस ज़िम्मेवारी के साथ राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को अपनी सेवाएँ दी हैं, मैं मानता हूँ कि आप उस ज़िम्मेवारी पर खरे उतरे हैं। ठीक है, अपने आप में हमें ज़रूर लगता है कि हम शायद उस ज़िम्मेवारी पर उतने खरे नहीं उतर पाए हैं जितना हमें उतरना चाहिए। लेकिन सर कहीं न कहीं अगर क्लास फ़ेल होती है तो सिर्फ़ गुरु का दोष नहीं होता, कहीं न कहीं शिष्यों की जो भावनाएँ होती हैं ना, उस पर भी डिपेंड होता है। अगर इस चीज़ से हम भागने लगें, इस चीज़ से हम कटने लगें, तो यकीन मानिए सबसे पहला रेजिग्नेशन तो मेरा बनना चाहिए। नहीं 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 सर, कि कटते नहीं है सर, सर नहीं कटते नहीं सर है पता है सर। क्या होता है, राष्ट्रीय एनजीओ सर महासंघ में 36,000 संस्थाओं का हम सब समूह बताते हैं, और जब हाँ, ग्रांट एप्लीकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास 36 लोग ऐसे नहीं होते जिनके पास डॉक्यूमेंट पूरे हों। डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये तो सबसे बड़ा फेलियर हमारा ही है, ठीक है? नहीं सर, अब इसमें कोई ऐसा है ना किसी का सर, भी दोष सॉरी नहीं। मैं 1 मिनट सर। तो सर जो मैं ये चाह रहा हूँ ना कि सर मैं एक सर अध्यक्ष के थोड़े प्रोटोकॉल होते हैं, काफी कुछ वो हाँ, सबसे ये खुल बात नहीं मानता पाता है। हूँ क्योंकि ये ज़िम्मेवारियाँ बहुत हो जाती हैं तो जिम्मेवारी तो बिल्कुल, उसमें ना मैं करवा नहीं सकता सर, एक एज बिल्कुल, ए अध्यक्ष मैं किसी को नहीं वो उसमें ये रहेगा यार, ये काफ़ी अध्यक्ष है सारे। तो बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो उसमें ना वो एज ए रिगार्ड ना, तो मेरे को वो बात, सर एक मेंबर के उसमें ना मैं जितना खुल के बात कर सकता हूँ, मगर वो एक अध्यक्ष पद के उसमें गरिमा में बंधे होते हैं ना, तो मैं खुल के बात नहीं कर पा रहा, मैं किसी को ना कुछ कह नहीं पा रहा, इसलिए सर। नहीं, सर बात देखिए सही है क्या है, सर आपकी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो हमारे उस साथ हालाँकि कोर टीम प्रमुख भी जुड़े हुए हैं, माननीय अध्यक्ष तो जरा शिवलाल शिवलाल जी जी भी। से सब शिवलाल जी, बिल्कुल, बिल्कुल, जरा वो शिवलाल जी को तो अनम्यूट, शिवलाल हम जी। कर सकते हैं सर, वो को-होस्ट में हैं ऑलरेडी, हाँ ठीक है? हाँ आपको शिवलाल जी, भी जरा जरा शिवलाल जी अनम्यूट करके। जी, 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 वो अनम्यूट हो गए हैं। हाँ सर, अच्छा, सभी सभी को नमस्ते। समय नमस्कार नमस्कार, हाँ जी, देखिए, ये घटनाक्रम है हाँ जी, और ये होता रहता है, हाँ हैं? जी, इसलिए हो रहा है कि हमने कुछ अपेक्षाएँ ज़्यादा कर ली हैं, अपने पर भी और दूसरों पर भी। हाँ जी, तो हमें अपना काम करते रहना है हम्म, और दूसरों को भी अपना काम करते रहना चाहिए। हाँ, और जब अपेक्षाएँ बढ़ाते हैं, पूरी नहीं होती हैं, तो हमें ऐसा लगता है। हाँ जी, हाँ जी, हम उस चीज़ को देखें हम्म, कि आज से 4 महीने प्रदीप जी कहाँ थे हाँ, और प्रदीप जी आज कहाँ हैं। हाँ जी, पहले हमारा जो अध्यक्ष है ना, वो एक वट के तरीके से उभर रहे हैं, हम्म, तो उनकी छत्र छाया में बहुत से लोग हैं, रहेंगे।
अब सर ये सर उच्च वृक्ष के नीचे कौन-कौन आना चाहता, स्वतः आएगा ना चल करके वो। सर देखिए दिक्कत क्या 37,000 सर में से 36,000 में से 22 लोग नहीं आ पाए, 2 आ पाए, वो भी फेल हुए, लेकिन 22 ने दौड़ लगाई। सर शिवलाल जी, मैं माफी चाहूंगा आपको। सर क्या है, मैं अध्यक्ष के मेंबर बन के जितनी मैं सेवा करता हूँ सर, आप ना अभी मेरे को ना, मुझे क्यों 2 महीने का, सर ज्यादा नहीं, मैं आपसे 2 महीने का समय ले रहा हूँ। 2 महीने में देखना सर, मैं कितनी एनजीओ को करने वाली कुदरत है, मेरी कोई औकात नहीं है सर मैं कुछ कर सकूं। अगर देखिए मैं एज ए मेंबर जितनी अच्छी सेवाएं दे सकूंगा ना, और जो मैं कह सकूंगा सर, देखिए मैं कॉर्पोरेट में जा रहा हूँ ना, क्योंकि सर मैं थोड़ा सा, आप समझ सकते हैं कि उसमें हुँ। सर मैं वहाँ मैं अपने आप को समझ रहा हूँ सर, रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। काफ़ी जगह ना यूनियनबाजी भी जो है ना वो जो सर बस नेगेटिविटी बस लेके बस, आती बस है। बिल्कुल, वो बिल्कुल, वो समझ उस रहा पे हूँ मैं। ये सर होता ये है जब जब कभी होता है कि नहीं हम उसके अध्यक्ष हैं, ये तो थोड़ा-सा यूनियन वाले हैं, तो थोड़ा लोग बस उसे तो लोग टकराने कटते लगते हैं। हैं। बिल्कुल, सर बिल्कुल। ये बस आप जो मैं कहना चाह रहा था, मैं नहीं कह पा रहा था सर, ये इस कारण से मैं यहाँ थोड़ा सफल नहीं हो पा रहा बस। हाँ, तो मैं सर देखिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका साथ था, हूँ और रहूंगा। यहाँ सर मेरे को थोड़ा सा ना, ये एक वो थोड़ा सा ना, यहाँ लोगों को पता लग गया सर, क्योंकि फेसबुक पे मैं ज्यादा नहीं सर, मैं कहीं वो नहीं कर, मगर सर महासंघ तो है ना, महासंघ के लोग, अब आप फेसबुक में डाल दें कभी एनजीओ वगैरह, तो सर वो महासंघ या एनजीओ से रिलेटेड जो लोग हैं सबका हो जाता है। अब कुछ लोगों मैंने नहीं बताया, फिर भी लोगों को पता लग गया, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के अध्यक्ष है। अब सर ये अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष सर बहुत बड़ी बात हो जाती नहीं है। तो वो तो सर है ही, वो अपने आप में एक बड़ा विषय वो है वो। विषय है, तो सर ये कॉर्पोरेट जो है ना, कॉर्पोरेट ग्रुप ना थोड़ा इससे कटने लग रहा है। और सर देखिए हमारा टा, हमारा टारगेट सर कॉर्पोरेट है, क्योंकि शिवलाल, जी, जी। क्योंकि कॉर्पोरेट को जितना हम पकड़ सकते हैं ना सर, कुछ कंपनियां हैं, और मुझे इतना विश्वास है सर कि 2-3 महीने में मैं कुछ, ये आवाज कहीं से आ रही है सर थोड़ा जी सा। सर, मैंने म्यूट कर दिया है। हाँ, तो सर ये दो विद इन 2-3 मंथ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सर। सर 2-3 महीने सर, देखिए मैं कोई अभी यहाँ से जा रहा नहीं सर, उसके बाद भी काम नहीं हुआ है सर, और केवल लास्ट वीक बच रहा है सर, लास्ट हाँ, वीक बच रहा है। हेलो सर, नहीं मेरी आवाज आ रही है वो तो सर? है, जी, जी, वो जी। तो है। है तो सर देखिए, मैं होली होली पे मैं केवल 13 जनवरी को इधर आया था, 1 हफ्ते के लिए वर्कशॉप थी मिर्जापुर, तब घर गया था, और 3 दिन के लिए होली पे गया था। सर मैं अभी नवरात्रों में भी नहीं जा रहा, मेरी जिद है यहाँ से कुछ लेकर। मगर सर ऐसा है ना, अगर कॉर्पोरेट को ये कुछ लोगों को पता लग चुका कि मैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ अध्यक्ष हूँ सर, मैं ना उस चक्कर में ना कहीं ऐसा ना हो सर, सारा कुछ यहाँ वो हो जाए। बट इसलिए सर आप लोगों से मेरी सर शिवलाल जी, मेरी से प्रार्थना, मेरी प्रे है कि आप, मैं सर अपना रिजाइन आपको भी भेज देता हूँ, सर को भी भेज देता हूँ सर, मेरा रिजिग्नेशन करके, और अभी आप कार्यवाहक अध्यक्ष, तो जब तक आपका नया अध्यक्ष नहीं हो जाते, आप कार्यवाहक अध्यक्ष रख लीजिए सर, क्योंकि सर नहीं, मैं, तो हाँ जी, राष्ट्रीय महासंघ के हित में जो भी होगा, हैं? हाँ, जो भी हित में होगा हाँ, वो ज़रूर किया जाएगा वो। और धन्यवाद सर। आप निश्चिंत रहें, आपके काम में कोई बाधा ना आने पाए, इसके लिए पूरे भरसक प्रयास किए जाएँगे, क्योंकि हम लोगों का सब उद्देश्य यही है कि हम सब लोग आगे बढ़ें, है ना? बस बस, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो वो बस कोई बस, बड़ा इश्यू धन्यवाद नहीं है। जी, धन्यवाद बिल्कुल। सर। मैं अपना रेजिग्नेशन अभी सर को और आपको अभी भेजता हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद। ओवर टू यादव जी। जी, माफ़ी चाहूँगा सभी लोगों से। हालाँकि मेरे पास ग्रुप में काफ़ी सारे अभी जो कमेंट आ रहे हैं, शायद अध्यक्ष महोदय भी उनको पढ़ पा रहे होंगे, हमारे कोर टीम प्रमुख भी उनको पढ़ पा रहे होंगे। सभी लोगों ने आपके इस फैसले में सहमति नहीं जताई है। बाकी क्योंकि फैसला जो है वो कोर टीम का रहता है, तो कोर टीम इस पर फैसला करेगी, और आपके जो रेजिग्नेशन है उसको 30 तारीख तक के लिए कार्यवाहक के रूप में आप अभी पदनियुक्त ही रहेंगे। जब तक राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को जो है नए अध्यक्ष के लिए कोई नाम नहीं सजेस्ट होता कोर टीम की ओर से, या फिर हमारी वर्किंग जो कमेटी है उसकी ओर से कोई नाम सजेस्ट नहीं होता है, तब ओके सर, तक आप ठीक। जो है कार्यवाहक के रूप में इस पद पर आसीन रहेंगे। और धन्यवाद सर, जो धन्यवाद। भी फैसले से संबंधित जो भी शक्तियाँ हैं, वो जैसा कि हमारे उसमें बायलॉज में दिया हुआ है, जो हमारी गाइडलाइंस में दिया हुआ है कि तब तक के लिए सभी आसक्त शक्तियाँ जो हैं, वो फाउंडर के पास चली जाती हैं, यानी कि मेरे हाँ जी, पास हाँ जी, सुरक्षित रहेंगी। यस सर। तो ऐसे में महासंघ का कोई भी काम ना रुके, इन बातों को ध्यान में रखते हुए संबंधित फैसलों पर साइन जो है कोर टीम के
तत्वाधान में मेरी ओर से साइन होते रहेंगे। बाकी आपको सर 30 तारीख तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है जी। ठीक, कोई नहीं इसका सर। जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो आपको 30 तारीख तक जो है पब्लिकली बता दिया जाएगा। धन्यवाद सर, बाकी धन्यवाद। मैं आप सभी संस्थाओं से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग एक्टिव रहें। आप एक्टिव रहेंगे तो ही हमारी संस्थाएँ, हम महासंघ के रूप में, जब देखिए ये अपने आप में एक बहुत, मैं मानता हूँ सर की बात को, बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं। क्योंकि जब हम राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के संस्थापक या अध्यक्ष के रूप में जब हम कहीं अपने आप को रिप्रेज़ेंट करते हैं और सामने वाले व्यक्ति को हम उसकी डिमांड पर डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड ना कर सकें 4 संस्थाओं के, तो अपने आप में एक ग्लानि महसूस होती है। तो शायद कहीं न कहीं ये समस्या हमारे पिछले अध्यक्षों के साथ भी रही, मेरे साथ भी रही। हालाँकि मेरे साथ इतना ज़्यादा मैटर नहीं किया, क्योंकि कहीं भी मैं जाता हूँ, सबसे पहली बात तो मैं अपनी संस्था के लिए डोनेशन नहीं माँगता, सबसे पहली चीज़। तो मुझे वहाँ दिक्कत नहीं आती। जब ये यूनियनबाज़ी की जो दिक्कत होती है ना, ये वहीं आती है, जब मैं अपनी संस्था के लिए डोनेशन माँगने जाऊँ और फिर कोई वहाँ व्यक्ति मेरा परिचय दे दे कि यार ये तो संघ चलाते हैं, एक यूनियन चलाते हैं। तो ऐसे में जो डोनर है वो मुझसे कट जाएगा। वो मेरे माधव जन कल्याण फाउंडेशन को डोनेशन नहीं देगा, वहाँ कट जाएगा। लेकिन जहाँ मैं अपने आप को रिप्रेज़ेंट ना करके कहता हूँ कि भई मैं इन 10 संस्थाओं को रिप्रेज़ेंट करने जा रहा हूँ, तो वहाँ मैं उनके लिए एक जो है यूनिक आईडी के रूप में उभर के आता हूँ कि यार ये व्यक्ति बड़ा ऑथेंटिक है। ये अपन इसे इसके मन में अपने लिए स्वार्थ नहीं है बिल्कुल भी। ये दूसरों की सोच के, दूसरों की चिंता करता है। तो थोड़ा-सा ये ज़रूर रहता है। इन सब चीज़ों पे गौर करते हुए कोर टीम को मेरी ओर से भी दिया जाएगा निवेदन कि उस पर जो भी संभवतः जो भी फैसला करे वो जो है दिशा विहीन ना हो फैसला। यानी कि जो भी फैसला वो लें, बहुत सब चीज़ों को सोचने और समझने के बाद लें। और साथ ही साथ, क्योंकि देखिए पर्सनल इंटीमेशंस जो होती हैं, देखिए एक होता है कि जब आपने अपनी ओर से रेज़िग्नेशन प्रस्तुत कर दिया है, तो किसी को कोई ज़बरदस्ती पद पे नहीं रख सकता। ऑब्वियस सी बात है, फिर किसी दिन आप बिना इंटीमेशन के छोड़ के जाएँगे। तो कोर टीम इन चीज़ों को समझती भी है। तो मेरा जो भी हमारे संस्था सहभागी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि जो भी संस्थागत साथी चाहते हैं या उनको लगता है कि वो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के रूप में अपनी सेवाएँ दे सकेंगे आगे, वो अपना एक रिक्वेस्ट लेटर या अपना जो है प्रपोज़ल आप मुझे अपने लेटर हेड पर लिखकर भेज दीजिएगा कि आप अपनी सेवाएँ राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को उनके अध्यक्ष के रूप में देना चाहते हैं। कोर कमेटी को आपके सभी प्रस्ताव जो हैं वो शेयर कर दिए जाएँगे। अगर हमारी कोर टीम या कोर टीम से संबंधित कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, किसी और संस्था या किसी व्यक्ति के नाम को नॉमिनेट करना चाहे, तो उनका भी हार्दिक स्वागत है। आप किसी के नाम को नॉमिनेट कर सकते हैं अपने लेटर हेड पर। तो इस चीज़ पर जो है आगे कार्यकारिणी को जो है सूचित कर दिया जाएगा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भी इस संबंध में सूचित कर दिया जाएगा कि वो इस ओर जो है जल्द से जल्द ध्यान दें और आगामी 1 अप्रैल से पहले, यानी कि 31 मार्च तक इस संबंध को हम जो है, इस मैटर को हम क्लोज़ कर चुके होंगे, यानी कि 30 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव है या डिलेड है, वो आपको इन्फॉर्म कर, सॉरी 25 तारीख तक सर, 25 तारीख तक 5 दिन हैं अभी। तो ठीक, 25 थैंक यू तारीख सर, तक थैंक आपका अप्रूवल जो है दे दिया जाएगा। अप्रूवल ठीक है, सर, रिजेक्शन है, जो भी है दे दिया जाएगा ठीक और सर, ठीक, नए पदभार के लिए 30 तारीख तक फैसला ले लिया जाए, ऐसा मेरा कोर टीम से ठीक। निवेदन रहेगा। सर मैंने शिवलाल जी को और आपको रेजिग्नेशन भेज दिया सर, थैंक यू सर। सभी साथियों को मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आखिरी बार नमस्कार करता हूँ और सभी आप मेरे साथ चले और मैं आपके साथ कल भी था, हूँ और रहूंगा। आप कहीं बस थोड़ा आप लोगों का बस सहयोग चाहिए। धन्यवाद सर। आपकी तो याद सेवाओं रखिए। को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आपकी सेवाओं के रहते राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने बहुत नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जैसा कि हमने लास्ट ईयर 31 दिसंबर को अपनी उपलब्धियां जब पेश की थी, तो मुझे बखूबी याद है कि उसमें जितनी भी उपलब्धियां काउंट की गई थी, वो सभी की सभी अगस्त के बाद की थी लगभग। अगस्त के बाद ज़्यादा रुझान आया था और आपके कार्यकाल में राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने एक अविस्मरणीय जो है लेख स्थापित किया है। मैं मान्यवर गोविंद विसेन जी को अनम्यूट करना चाहूँगा। सर, एक बार आपकी वॉइस प्रॉब्लम को चेक कर लीजिएगा पहले, वॉइस जो है डिस्ट्रैक्ट ना हो। माननीय गोविंद विसेन जी, शायद उन्होंने हैंड रेज़ किया हुआ है। जी सर। जी आदरणीय नमस्कार। नमस्कार श्रीमान जी। पूरी बात अध्यक्ष जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जी पूरी मैं सुन रहा था, अध्यक्ष जी की भी बातें सुना, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप रहते हुए भी इस कार्य को करते चलें, लोगों की मदद करते चलें, अध्यक्षता करते रहते हुए। सर ऐसा नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि यहाँ यहाँ जो कॉर्पोरेट सर, मैं मदद जब ही कर पाऊंगा सर, यहाँ से जब ही ले पाऊंगा अगर सर अध्यक्ष, यहाँ अगर कंपनी को पता लग गया
कि मैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का अध्यक्ष हूँ, तो सर ये नहीं हो पाएगा सर, वो मेरे से कट जाएंगे। और यही नहीं, और भी कंपनियों में सर कॉर्पोरेट ग्रुप ना फेसबुक पे बहुत ज्यादा रहता है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे वो ज्यादा रहता है, मैं नहीं रहता, और वो तो रहते हैं सर, उन्हें बहुत आइडिया होता है एनजीओ के बारे में, इसलिए। ये भी सही बात है सर, 2 महीने से आप मतलब इतने एनजीओ के लिए लगे हुए हैं कि सबको कुछ ना कुछ मिले। कुछ मिल जाए। और सर यहाँ बिल्कुल, क्या बिल्कुल लास्ट सही बात मुझे है। कुछ ऐसा कोई भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ना ये थोड़ा मेरे आड़े आ रहा है। मैंने कहा जी, तो जी, जी। इसलिए डिसीजन लेना पड़ा सर कि इसको ना, क्योंकि मुझे चाहिए सबका भला। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही बात है। सर अगर देखिए, क्योंकि ये लास्ट वीक चल रहा है सर, अगर अब इस वीक में नहीं हुआ सर, मैं नवरात्रों में मेरे घर में बहुत ज्यादा बच्चे भी कह रहे हैं भी मैं फास्ट रखता था, जी, वैसे देखिए करने जी, वाली तो कुदरती है, मगर मैं जी, जी, जी। नवरात्रों में घर नहीं जा रहा सर। जी। मैं पहले नवरात्रों में भी यही हूँ, लास्ट रामनवमी को भी यहाँ बॉम्बे होगा सर। एक ये है आप सब लोगों के उस पर मैंने इच्छा ली हुई है, प्रतिज्ञा तो नहीं कह रहा, मगर एक सोचा है कि नहीं यार, अगर इतने दिन के बाद भी खाली गए ना, फिर यार इतने दिन का काम करने का कोई फायदा नहीं। अब प्यार से या जबरदस्ती कैसे ना कैसे, चाहे मैं कुछ लेकर ही आए, लेकर आऊंगा जी, सर, जी, जी, ये जी। ऐसा है। जी, आपको हार्दिक शुभकामनाएं सर थैंक यू उज्जवल सर, थैंक भविष्य यू। के लिए। और साथ ही साथ मैं एक बार इंटीमेट करना चाहूँगा कि शायद ये गलती हमारी भी रही है कि डॉक्यूमेंटेशन पार्ट यानी कि केसबुक सीरीज 1 में आपको शायद डॉक्यूमेंटेशन कैसे प्रस्तुत करते हैं, इस विषय पर नहीं समझाया गया। तो कहीं न कहीं ये गलतियाँ ज़रूर हैं, दिख रही हैं। जैसा सर ने बताया कि 17 संस्थाओं के डॉक्यूमेंटेशन आया, उसमें से कंप्लीट किसी के भी नहीं है। तो कहीं न कहीं हम डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में नहीं बता सके कि भई जब कोई फंडिंग एजेंसी आपसे कम्युनिकेट करती है तो डॉक्यूमेंट किस प्रकार से रिप्रेज़ेंट किए जाते हैं। एक तो ये पार्ट जो है इस केसबुक सीरीज़ 2 में जो है कंप्लीट ज़रूर करवाया जाएगा आपको। दूसरा प्रोजेक्ट राइटिंग हम लोग मेरे पास जो प्रोजेक्ट आए हुए थे वो प्रपोज़ल्स जो हैं बिल्कुल ये मान के चलिए कि बहुत ही कम एजेंसीज़ के जवाब आए हैं मेरे पास। मात्र 4 लोगों के आज शाम को मेरे पास टैली हुए हैं फंडिंग एजेंसी की ओर से कि भई इनको आप बुला लीजिए। बाकी के सभी के प्रपोज़ल्स उन्होंने रिजेक्ट कर दिए हैं। उन सभी 4 एजेंसियों को मैं अभी जस्ट मैसेज डाल दूँगा इस मीटिंग के बाद ही, क्योंकि मुझे अभी शाम को 7 बजे मैसेज मिला था और उसके बाद से मैं थोड़ा-सा मीटिंग की तैयारी में लग गया था। तो सिर्फ़ 4 एजेंसियों की मीटिंग कंसीडर की गई है। मेरे पास टोटल एप्लीकेशन जो हैं वो लगभग 90 के प्लस थी। 90 प्लस एप्लीकेशंस में से जो है सिर्फ़ 4 एजेंसियों के अभी तक फीडबैक मेरे पास आए हैं फंडिंग एजेंसी की ओर से, जिन्होंने उनको तत्काल दिल्ली मीटिंग के लिए टाइम दे दिया है। वो मैं आपको जो है व्हाट्सएप कर दूँगा, जो भी संस्थाएँ संबंधित संस्थाएँ जो सेलेक्ट हुई हैं। और मेरा निवेदन रहेगा कि प्रपोज़ल राइटिंग जो रहेगा ना, मैं एक बार आप लोगों से भी थोड़ा-सा ओपिनियन लेना चाहूँगा। एक बार मैं आपके साथ अपना एक पोल शेयर कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर। मुझे येस और नो में जवाब दीजिएगा। पोल को पहले समझ लीजिएगा। मैं आपसे एक जनरल ओपिनियन ले रहा हूँ। कितने लोग चाहते हैं कि उनको स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए प्रपोज़ल राइटिंग की? जो भी चाहते हैं वो येस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमने एक वीडियो ऑलरेडी दी हुई है, वो पर्याप्त है, तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर सवाल आपके सामने अवेलेबल है, येस और नो पर क्लिक करना है आपको। जितने लोग चाहते हैं कि इस केसबुक सीरीज़ 2 में आपको प्रपोज़ल राइटिंग से संबंधित एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए, चाहे उसपे हमें भले ही 4 दिन 5 दिन लग जाएँ, कोई बात नहीं। केसबुक सीरीज़ को आगे सरका दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा आगे। लेकिन ये एक बड़ा गंभीर विषय है कि हमारी संस्थाएँ जो अभी तक प्रपोज़ल राइटिंग नहीं सीख पाई हैं। प्रपोज़ल राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है और ऑलमोस्ट 100% 40 लोगों में से 25 लोगों का जवाब आया है। 40 के 40 प्रतिभागी अपनी स्क्रीन पर टैप करें, येस और नो पर। विदिन ए मिनट ओनली, 1 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है। जितने भी प्रतिभागी चाहते हैं कि उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए प्रपोज़ल राइटिंग के ऊपर, तो मुझे इंटीमेट कर दीजिए। आपको जो है प्रपोज़ल राइटिंग से संबंधित क्लासेस जो है कल से ही स्टार्ट करवा दी जाएँगी। कल से नहीं, मीन टू से नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करवा दी जाएँगी। क्योंकि इस वीक में हमारे पास ऑलरेडी शेड्यूल बना हुआ है कि कौन-कौन से टॉपिक हमें लेके चलने हैं। 27 प्रतिभागियों के हमें जवाब प्राप्त हुए, 27 प्रतिभागियों में से 1 प्रतिभागी ने मना किया है। बहुत अच्छी खुशी की बात है। जिन्होंने मना किया है, आई थिंक सो वो प्रोफ़ेशनल हैं अपने इस काम में, शायद इसलिए उन्होंने मना किया है। यहाँ पर वैसे मुझे नाम भी शो हो जाता है। मैं आगे से बड़ा ऑब्ज़र्व करूँगा कि आप अपने काम में कितने निपुण हैं, आपके प्रपोज़ल्स किस प्रकार के रहते हैं। इन चीज़ों को भी वेरीफ़ाई किया जाएगा। 27 प्रतिभागियों के जवाब आए हुए हैं। आपके साथ स्क्रीन पर मैं शेयर कर दे रहा हूँ। सभी जो जवाब हमारे पास आए हैं लगभग
100% हमें जो आंसर मिले हैं 27 में से 26 लोगों ने कहा है कि हाँ, उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है प्रपोज़ल राइटिंग पर, यानी कि प्रोजेक्ट राइटिंग पर। तो जल्द ही ये आपके साथ इस केसबुक सीरीज़ में ये चैप्टर नया जोड़ दिया जाएगा और डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को भी हम एक बार जो है एनालाइज़ ज़रूर करेंगे, लेकिन उसको हम केसबुक सीरीज़ में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए वो चैप्टर्स आपको इस केसबुक सीरीज़ के साथ-साथ पैरेलल में जो है वीडियोज़ के रूप में चैनल पर मिलते रहेंगे। मैं साथ-साथ आप लोगों को इंटीमेट करना चाहूँगा, कुछ लगातार ग्रांट्स अभी अवेलेबल हैं इस मार्च महीने में, तो उनके लिंक जो है रोज़ रात 8 बजे आपके चैनल पर, यानी कि द एनजीओ गुरु चैनल पर आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। आप उन वीडियोज़ को देखकर अप्लाई करना मत भूलिएगा। जो करंट ओपनिंग्स अभी चल रही हैं ग्रांट की, उनके वीडियोज़ रोज़ रात्रि 8 बजे लगाए जा रहे हैं आपके यूट्यूब चैनल पर, उनको देखना मत भूलिएगा, उनके लिए आवेदन करना मत भूलिएगा। काफ़ी बेहतरीन जो है विकल्प बन सकते हैं ये सभी प्रोजेक्ट, ये सभी ग्रांट एप्लीकेशंस आपके लिए। तो संबंधित संस्थाएँ जो अपने आप को योग्य समझती हैं उनके लिए, तो वो जो है वहाँ पर इंटीमेट करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं कल नए सेशन में नई जानकारी के साथ, और इस केसबुक सीरीज़ के लिंक अब शाम को 7 बजे आपकी कंप्यूटर क्लासेस के साथ ही शेयर कर दिए जाएँगे। कंप्यूटर क्लासेस के साथ ही इस सीरीज़ के लिंक भी अब शेयर कर दिए जाया करेंगे। तो अलग से आप लिंक का प्रतीक्षा मत कीजिएगा। दोनों लिंक अब साथ में शेयर किए जाएँगे। थोड़ा-सा हमें रूटीन्स में चेंज करना पड़ रहा है, तो अलग से अब लिंक नहीं मिलेगा। कंप्यूटर क्लासेस के साथ ही आपको इसका लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा। आज बहुत दुःख हो रहा है मुझे भी कि हम अपने एक सच्चे साथी अ, की सेवाओं को जो है आज हम एक तरीके से विराम देने वाले हैं। नहीं सर, मैं विराम नहीं दूंगा सर, विराम नहीं दूंगा सर, ऐसा नहीं सर, आपके साथ देखिए, था आपका लगातार। सानिध्य और आपका आशीर्वाद जो होता है ना, वो बहुत कुछ है। जो लोग समझते हैं इस इम्पोर्टेंस को, उनके लिए वो बहुत कुछ है। और हमेशा आपकी कमी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को खलेगी, और मेरा आपसे पुनर्आग्रह रहेगा कि जब भी आप अपने उस टारगेट को अचीव कर लें, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ जो है करबद्ध रूप से आपको निवेदन करेगा कि वापस आप अपने पदभार को फिर से संभालेंगे। धन्यवाद सर, आपके धन्यवाद। गाइडेंस में राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने बहुत कुछ करना सीखा है, पैदल चलना सीखा है, आगे बढ़ना सीखा है। तो इसी आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ और सभी संस्थाओं के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मैं अब आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव आप लोगों से अलविदा चाहूँगा। जल्द ही हमारी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के नए उपक्रम द टॉक शो विद एसके का भी शुभारंभ किया जा रहा है। उसके लिए जो भी संस्थाएं अपना इंटरव्यू द टॉक शो विद एसके में रिप्रेजेंट करना चाहें, 10 दिन पहले से अपना प्रस्ताव मुझे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर दीजिएगा आपके लेटर हेड पर रिटन एप्लीकेशन के रूप में। आपके एप्लीकेशन को जो हमारी टेक्निकल टीम है उसके द्वारा जो है प्रेफर करते हुए आपको आगे इंटीमेट कर दिया जाएगा। उससे संबंधित कुछ टास्क आपको दिए जाएंगे जो आपको विदिन 10 डेज़ पूरे करने हैं। फिर आपका जो मटेरियल जो रिकॉर्ड होकर आएगा हमारे पास, और उसके साथ ही आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा जो कि आगे फंड रेजिंग में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो जो भी साथी हमारे साथ उस सीरीज़ में जुड़ना चाहें, द टॉक शो विद एसके में जो संस्थाएं हमारे साथ जुड़ना चाहें, वो अपने लेटर हेड पर एक रिटर्न आवेदन हमें प्रस्तुत कर सकती हैं। सभी आवेदन आगामी 30 मार्च तक ही लिए जाएंगे, जो कि मुझे अभी निर्देश प्राप्त हुआ है। 30 मार्च तक जो भी संस्थाएं हमारे इस टॉक शो में जुड़ना चाहें, वो हमारे साथ आमंत्रित हैं। आपके लेटर हेड पर रिटर्न टॉपिक कुछ नहीं रहेगा सर इसमें। ये आपका एक लाइव इंटरव्यू है, आपको अपने बारे में बताना है, आपकी शुरुआत के बारे में बताना है, कैसे आपने जीवन के संघर्ष को पार किया, कैसे आपने संस्था के अंदर संघर्ष को पूरा किया, और आज आप किस मुकाम पर हैं, और आगे आपकी क्या आकांक्षाएं हैं। वो सभी एक विजुअलाइजेशन, उसको रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो एक तरीके से। आपसे कुछ संबंधित चयनित सवाल किए जाएंगे, उन सवालों की लिस्ट आपको पहले से प्रोवाइड होगी। आपको अपना एक बेहतरीन जवाब उस पर पहले से तैयार कर लेना है। कुछ रिकॉर्डेड सेशंस आपको तैयार करने रहेंगे, जैसे कि आपकी संस्था के ऑफिस की फोटोग्राफ्स या वीडियोस, छोटी सी छोटी वीडियो बनानी है। जहां भी आपका सोशल वर्क चल रहा है उसकी छोटी छोटी वीडियोस क्लिप्स आपको बनानी है। इस पर्टिकुलर वर्क के लिए आपको फंडिंग की जरूरत है, उस पर्टिकुलर वर्क की आपको एक वीडियो बनानी है, और उसका एक डाटा आपको तैयार करना है कि उसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उसके लिए आपको प्रेजेंटेशन सिखाई जाएगी,
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको सिखाई जाएगी लाइव, आपके साथ लाइव जुड़ेगी टीम, आपको वो सारी चीज सिखाएगी, आपको उसे तैयार करना है। और जब आपके साथ हम लाइव होंगे उस समय उन विजुअल्स के माध्यम से आपकी संस्था को रिप्रेजेंट किया जाएगा, और साथ ही साथ नीचे आपकी संस्था को डोनेट लोग कर सकें, आपकी संस्था को सपोर्ट कर सकें, उससे संबंधित जो विजुअल्स हैं वो प्ले किए जाएंगे, यानी कि आपका स्कैन कोड, आपके बैंक डिटेल्स वगैरह जो है वो उसी वीडियो में प्ले की जाएंगी, जो कि भविष्य में भी आपके काफी कारगर हो सकती है, आपके उपयोग की हो सकती है। के माध्यम से आपकी संस्था कहीं भी फंड रेजिंग इवेंट में या प्रोग्राम में उस वीडियो को यूज कर सकेगी, और आप अपनी संस्था के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर पाएंगे। और वो जो आपकी वीडियो है, जो टॉक शो विद जो एसके है, वो यकीन मानिए कि जितनी भी टॉप मोस्ट एजेंसीज हैं उनके साथ भी शेयर किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी संस्थाएं इसके लिए इच्छुक हैं वो अपना आवेदन, यानी कि आप द टॉक शो विद एसके में जुड़ना चाहते हैं, आपकी संस्था जुड़ना चाहती है, ऐसी आप इच्छा रखते हैं, उसका एक लिखित आवेदन आप मुझे, लिखित निवेदन पत्र आप मुझे प्रोवाइड करेंगे। आपकी भाषा कोई भी हो सकती है, हिंदी अथवा इंग्लिश, इसमें कोई जो है डाउट नहीं है। और पैरेलल सीरीज मैं टीम से, द एनजीओ गुरु की टीम से कहना चाहूंगा कि अब डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के ऊपर और प्रोजेक्ट राइटिंग के अलावा, क्योंकि इसको तो हम अभी इस केसबुक सीरीज 2 में जोड़ के चल रहे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में बहुत सारी कमियां हैं और संस्थाएं शायद पूरा नहीं कर पाई हैं, शायद उनको कुछ चीज समझ में नहीं आई है। तो एक बार डॉक्यूमेंटेशन पार्ट की एक पैरेलल सीरीज जो है रिकॉर्डेड सेशन के रूप में जरूर स्टार्ट करवा दी जाए, जो कि आपको चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाएगी जल्द ही, जैसे ही वो लॉन्च होती है तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। उन सभी वीडियोस में जो भी संस्थाएं अपने प्रचार करवाना चाहती हों, अपने लोगो वगैरह को हाईलाइट करवाना चाहती हैं, वो हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं। उसके लिए स्पॉन्सरशिप चार्जेस एप्लीकेबल रहेंगे, उसके लिए आप टीम से डायरेक्टली 9919970003 पर भी कांटेक्ट कर सकेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप मेल नहीं करना, आप डायरेक्टली व्हाट्सअप कर दीजिएगा मुझे। उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो फॉर्मेलिटीज़ आपको मेल करने के लिए पर्टिकुलर मेल आईडीज़ वगैरह बता दी जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी आकांक्षा के साथ मैं आप सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाओं सहित अब आप लोगों से विदाई लेना चाहूँगा, आप सब लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। कल मिलते हैं इसी केसबुक सीरीज में नए किसी टॉपिक के साथ, कुछ नया सीखते हुए, कुछ नया करते हुए। जय हिंद, जय भारत, सभी को धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर, शुभ रात्रि, थैंक यू। राधे राधे दादा। सभी को राधे राधे, सभी को शुभ रात्रि। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर।